हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में लेकर के आया हूँ आपके लिए आईडीटी के एमसीक्यूज। 80 एमसीक्यूज आपको वेबसाइट पे दिए हुए हैं, ठीक है। वही एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर कवर किए हैं, सारे सीक्वेंस भी सेम है, जस्ट मैंने फॉर्मेट अपना रखा है, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आईसीआई की बुकलेट यहाँ पर 44 पेजेस की दी थी, मैंने यहाँ पर 23 पेजेस में सारी चीजें अच्छे से कवर अप कर ली, ठीक है। शुरू करते हैं एमसीक्यूज से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। Aircon Limited, a supplier of air condition, is registered under GST in the state of Maharashtra. It has a policy to gift air condition to its employee. मतलब देखो गिफ्ट दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को, ठीक है। रिसाइडिंग इन गुजरात एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, देखो ये गिफ्ट किस लिए दिया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत यहाँ पर गिफ्ट को दिया जा रहा है, ठीक है। द कंपनी इंस्टॉल सच एयर कंडीशन एट द रेसिडेंस ऑफ द एम्प्लॉइज. During the current financial year, a company gifted its employees 150 air conditions and got the air conditions installed at the residence of these employees. टोटल ओपन मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 52.5 लाख। अब देखो, जब भी कोई गिफ्ट दिया जाता है किसी एम्प्लॉयर के द्वारा किसी एम्प्लॉय को, और अगर वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत दिया गया है तो वो यहाँ पर सप्लाई में कवर नहीं होता है, ठीक है, जीएसटी नहीं लगेगा। सेकेंडली, अगर किसी व्यक्ति को गिफ्ट दिया है, किसी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है और उसका वैल्यू अगर 50,000 तक का है तो वो भी यहाँ पर सप्लाई नहीं माना जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर दोनों ही फैक्टर अगर आप देखो, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में है तो भी यहाँ पर सप्लाई नहीं माना जाएगा, और अगर 50,000 का वैल्यू देखो तो देखो टोटल कितना है 52.5 लाख और डिवाइड बाय 150 इंप्लॉइज है, ठीक है। सो ये कितना आएगा, सो 52,50,000 डिवाइड बाय 150 इंप्लॉइज, सो 35,000 यहां पर जो है ईच इंप्लॉइज का आ रहा है। सो दोनों ही तरीके से आप देखोगे तो ये सप्लाई नहीं है, ठीक है। सो सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। Mr. James Stewart is registered under GST in the state of Maharashtra. He sells footwear to his customers locally within the same state. It has been appointed as an agent by Tutu Shoes Limited. अब देखो Tutu Shoes Limited ने अपॉइंट किया है एजेंट को, एजेंट का नाम क्या है, मिस्टर जेम्स, ठीक है। A company registered under GST in the state of Karnataka. During the financial year, Tutu Shoes Limited sent taxable goods worth 5 crore from Bangalore store to Mr. James, who sells such goods of 5 crore by raising इनवॉइस यूजिंग द जीएसटीएन ऑफ टूटू शूज लिमिटेड। अब देखो किसके नाम पे इनवॉइस इशू हो रहा है, प्रिंसिपल के नाम पे, टूटू शूज लिमिटेड के नाम पे का जो है जीएसटीएन यहाँ पर यूज किया जा रहा है। हमने क्या देखा था, शेड्यूल 1 पैरा 3 क्या बोलता है, अगर इनवॉइस जो है वो प्रिंसिपल के नाम पे इशू किया जाता है तो उस केस में वो प्रिंसिपल का टर्नओवर माना जाता है, ठीक है, और वो एजेंट नहीं माना जाता है शेड्यूल 1 पैरा 1 शेड्यूल 1 पैरा 3 के अंदर, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, एजेंट ने प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस इशू किया है तो वो टर्नओवर किसका कहलाएगा, प्रिंसिपल का, ठीक है। मिस्टर जेम्स स्टीवर्ट रिसीव अ कमीशन ऑफ 60 लाख फ्रॉम द टूटू शूज ड्यूरिंग द स्टेट फाइनेंशियल ईयर। आपको बताना है किसका कितना वैल्यू ऑफ सप्लाई है, तो टूटू शूज लिमिटेड का टर्नओवर कितना हो गया, ये 5 करोड़, ठीक है, और एजेंट का कितना हो गया, एजेंट का हो गया ये 60 लाख जो उसको कमीशन मिला है। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टूटू शूज का 5 करोड़ और एजेंट का 60 लाख, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Which of the following person can opt for composition scheme under section 10(1) and 10(2)? ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। तो पहला क्या दिया है, रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड 75 लाख, ये कर सकते हैं बिल्कुल। दूसरा, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 सीआर क्रॉस नहीं करता है वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पान मसाला टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट्स। देखो 10(2) के अंदर कंडीशंस दी गई थी, उसमें स्पेसिफिकली बोला था कि अगर आप ये मैन्युफैक्चरर हो इन चीजों के तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो ये यहां पर अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट, पर्सन एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग आइसक्रीम एडिबल ऑयल्स वेदर कंटेनिंग कोका, ये भी यहां पर अलाउड नहीं है, दोनों ही अलाउड नहीं। अ पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विसेज, मिल जाएगा। नेक्स्ट, अ पर्सन एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ मेडिसिन, यहां पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हो गया, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ और सिक्स, ठीक है, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ और सिक्स, तो बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following statement is incorrect? ठीक है, an agent supplying taxable goods on behalf of principal and where invoice is issued in the name of principal, प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू गेट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, नहीं भैया, अगर एजेंट खुद के नाम पे इनवॉइस इशू करता है उस केस में उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 24 है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस under section 51 of the CGST Act, whether or not separately registered under GST, are compulsory required to get registered under GST without any threshold limit, ये तो स्टेटमेंट एकदम राइट है, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी पर्सन सप्लाइंग OIDR सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस outside India to a registered person
इन इंडिया इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन। नहीं, देखो हमने क्या देखा था, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, रेसिपिएंट कौन होना चाहिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में यहाँ पर ओआईडीएस सर्विस जो है वो उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को दिए, तो रजिस्टर्ड पर्सन तो आरटीएम के अंदर टैक्स पे कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्सन हु सप्लाई सर्विसेज अदर देन सप्लाईज स्पेसिफाइड अंडर 9(5) of the CGST Act through such electronic commerce operator who is required to collect TCS under section 52 are compulsory required to get registered under GST without any threshold limit। अब देखो यहां पर लिमिट दिया हुआ है, ठीक है, आपको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिल जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो कौन कौन सा इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट हो गया आपका, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये सी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर लाल, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, वाज प्रोप्राइटर ऑफ मेसर्स स्पाइसटन रेस्टोरेंट, ठीक है। ही डाइड एंड लेफ्ट बिहाइंड हिज वाइफ एंड सन ऑन 15 अगस्त। 15 अगस्त को डेथ हो गया उनका। अब उनका जो बच्चा है, हिज सन मिस्टर पाल wants to continue the business of the deceased father। पापा का बिजनेस जो है बेटा यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहता है, ठीक है। जीएसटी कंसल्टेंट ऑफ मेसर्स स्पाइसन रेस्टोरेंट गिव्स एडवाइस टू मिस्टर पाल एज टू हाउ ही कैन कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ हिज डिसीज्ड फादर। यहाँ पर कुछ एडवाइसेस दिया हुआ है, आपको बताने की करेक्ट वाला कौन सा है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर पिक करना है। सो पहला क्या दिया है, मिस्टर पाल शुड अप्लाई फॉर अ न्यू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इन द नेम ऑफ मेसर्स स्पाइसन रेस्टोरेंट अंडर हिज ओन पेन with effect from the date of succession and file form GST ITC 02 for transfer of ITC to the new entity। ये एकदम ही करेक्ट है। देखो जब भी आप बिजनेस यहाँ पर रन कर रहे हो, ठीक है, जीएसटी के अंदर पेन बेस्ड रजिस्ट्रेशन रहता है। अगर मिस्टर पायल को यहाँ पर बिजनेस कंटिन्यू करना है तो उसको अपने नाम पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, नया नंबर लेना पड़ेगा और खुद का पेन यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट दूसरा भी देख लेते हैं, मिस्टर पाल कैन गेट ऑथोराइज सिग्नेचरी चेंज। अब देखो ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है प्रोविजन। नेक्स्ट, मिस्टर पाल शुड क्लोज द ओल्ड फर्म एंड स्टार्ट न्यू बिजनेस अंडर डिफरेंट नेम, ये भी कहीं पर भी नहीं लिखा है। मिस्टर पाल शुड डू द बिजनेस विद हिज मदर एज द न्यू प्रोप्राइटर ऑफ मेसर्स स्पाइसटन रेस्टोरेंट एंड मिस्टर पाल शुड एक्ट एज अ मैनेजर। अब ये कंडीशंस कहीं भी नहीं लिखी, सारे फालतू पॉइंट्स दिए, ठीक है। सो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। मेसर्स रमन प्लास्टिक्स इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ प्लास्टिक टॉय। इट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन शिमला, हिमाचल प्रदेश। इट फर्निश द रिटर्न ऑन मंथली बेसिस। अब देखो यहाँ पर मिस्टर रमन जो है, मेसर्स रमन प्लास्टिक, ये यहाँ पर टॉयज बनाते हैं और रजिस्टर है शिमला के अंदर, ठीक है। इट प्रोक्योर्स इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम पंजाब ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 21। इट परचेज मटेरियल ऑफ 35 lakh and paid IGST thereon amounting to 6.3 lakh। It supplied 30% of its production in the state of Jammu and Kashmir, whereas 70% of its production was supplied taxable at the rate of 0.1% to merchant exporter during the month of April 21। The return for the month of April 21 was duly filed in time within the due date of 20th May 2021। The last date up to which the taxpayer can claim a refund of input tax credit। अब देखो इतना सारा कहानी बना करके लास्ट में क्या पूछा है कि रिफंड कब क्लेम कर सकता है, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब देखो हमने रिफंड चैप्टर के अंदर एक टेबल देखा था, ठीक है। हम रिफंड यहाँ पर 2 इयर्स के अंदर अपने को क्लेम करना होता है फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट का टेबल देखा था, उसमें एक पॉइंट यहाँ पर दिया होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में जिस दिन आप ड्यू डेट होता है रिटर्न फाइल करने का 39 के अंदर, सेक्शन 39 के अंदर, वहां से 2 इयर्स का टाइम लिमिट देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ड्यू डेट कहाँ है, कितना है, 20th May 2021, ये ड्यू डेट है। यहां से 2 इयर्स आपको देखना है, ठीक है। सो 20th May 2023 आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 2 इयर्स फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जॉली इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, एन ऑथोराइज्ड डीलर ऑफ जीजी माइक्रो लिमिटेड, is located and registered under GST in the Lucknow, उत्तर प्रदेश। It has sold the items to Mr. राकेश, a customer, ठीक है। ये सारे आइटम्स यहाँ पर दिए हुए हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, एलईडी टेलीविजन हो गया, ठीक है, स्प्लिट एसी हो गया, ये सारे आइटम्स दिए हैं, रेट भी दिया हुआ है और अमाउंट भी दिया हुआ है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर जो है जोली इलेक्ट्रॉनिक्स हैज गिवन अ सिंगल इनवॉइस इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम सेपरेटली। इनवॉइस एक दिया है लेकिन हर आइटम को सेपरेटली यहाँ पर बताया गया है और प्राइस भी दिया हुआ है, ठीक है। और राकेश हैज गिवन अ सिंगल चेक ऑफ 1 लाख रुपीज फॉर ऑल द आइटम्स एज कंपोजिट डिस्काउंटेड प्राइस। आपको बताना है टाइप ऑफ सप्लाई क्या है। अब देखो 2 चीजें हमने देखी थी सेक्शन 8 में, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, ठीक है। कंपोजिट सप्लाई कब होता है, जब जो आइटम्स होते हैं वो नेचुरली बंडल्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी नेचुरली बंडल्ड नहीं है। देखो रेफ्रिजरेटर हो गया, एलईडी टेलीविजन हो गए, स्प्लिट एसी हो गया, ये सारे डिफरेंट आइटम्स हैं, तो कंपोजिट सप्लाई तो नहीं है। मिक्स सप्लाई कब कहलाता है, जब 2 या 2 से ज्यादा आइटम्स को साथ में बेचा जाए फॉर अ सिंगल प्राइस, ठीक है। यहां पर क्या सिंगल प्राइस है क्या, नहीं, यहाँ पर देखो सबका प्राइस अलग अलग से इंडिविजुअली दिया हुआ है। जब इंडिविजुअल प्राइस भी दिया हुआ है और इंडिविजुअल रेट्स भी दिया हुआ है तो उस केस में आपको सेपरेटली यहाँ टैक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये ना ही कंपोजिट सप्लाई है ना ही मिक्स सप्लाई है। सो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है।
सी और डी में से कोई होगा। देखो सप्लाई अदर देन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, हाईएस्ट रेट क्यों लगेगा भैया, हाईएस्ट रेट तो मिक्स सप्लाई के केस में लगता है, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सप्लाई अदर देन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई रेस्पेक्टिव टैक्स रेट एप्लीकेबल टू ईच आइटम, ठीक है। सो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 में। राधिका ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड परचेज बस चेसिस फ्रॉम ज्योति मोटर्स, बस चेसिस मतलब जो बस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो यहाँ पर खरीदा है, बॉडी अभी बनाना बाकी है, ठीक है। सो फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 80 लाख ऑन 1 अगस्त Radhika Travels sent the bus chassis for body building to Messrs Hanumant Fabricators and paid advance the total consideration of 25 lakh received by Messrs Hanumant Fabricator on 10th August। अब देखो बस यहां पर भेजा जा रहा है, बस बॉडी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। ये क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है, तो देखो यहाँ पर सर्विस है, ठीक है, सर्विसेज दी जा रही है। सर्विस के केस में यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये टाइम ऑफ सप्लाई का पूछा है। सर्विस के केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको एडवांस रिसीव होता है तो एडवांस पे भी जीएसटी पे करना पड़ता है टाइम ऑफ सप्लाई, जिस दिन आपको पेमेंट रिसीव हुआ उस दिन, ठीक है। सो आपको 10th अगस्त को ही यहां पर पैसा मिल गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेसर्स हनुमंत फैब्रिकेटर आफ्टर कंप्लीटिंग द बस बॉडी इन्फॉर्म राधिका ट्रैवल्स फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क डन ऑन 1 सितंबर। इंस्पेक्शन के लिए बुलाया, राधिका ट्रैवल्स ने विजिट किया है 7 सितंबर को, ठीक है। एंड कंफर्म दैट द बस बॉडी वाज इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मेसर्स हनुमंत फैब्रिकेटर रेज एन इनवॉइस ऑफ 25 लाख ऑन 15 सितंबर। अब देखो इनवॉइस रेज किया है 15 सितंबर को एंड सप्लाइड चेसेस अलोंग विद द बस बॉडी सो कंस्ट्रक्टेड अलोंग विद द इनवॉइस ऑन 16 सितंबर। मतलब बस के साथ इनवॉइस भेजा है 16 सितंबर को। आपको बताना है टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स होता है सेक्शन 12 के अंदर, सर्विसेज होता है सेक्शन 13 के अंदर। यहां पर सर्विसेज दी जा रही है इसलिए हम सेक्शन 13 देखेंगे, ठीक है। 13 के अंदर आपका इनवॉइस जो टाइम लिमिट रहता है टाइम ऑफ सप्लाई, वो क्या है, जिस दिन आपने यहां पर पैसा रिसीव हुआ, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और डेट ऑन विच इनवॉइस हैज टू बी इशूड अंडर सेक्शन 31, ठीक है। इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, तो देखो विद इन 30 डेज, या तो ऑन और बिफोर इशू कर दो या फिर विद इन 30 डेज के अंदर तो आपको इनवॉइस इशू कर ही देना है। यहां पर सर्विस कब दी गई है 15 सितंबर को और उसी दिन यहां पर इनवॉइस इशू कर दिया, ठीक है। सो विद इन द टाइम लिमिट है, विद इन टाइम लिमिट है, उस केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है। दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो, यहां पर पेमेंट अर्लियर है, 10th अगस्त को आपको एडवांस रिसीव हो गया है, तो आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो 10th अगस्त हो जाएगा, ठीक है। और अगर इतने सेक्शंस आपको याद नहीं है तो भी सिंपल, सर्विस के केस में आपको एडवांस पे भी टैक्स पे करना होता है, गुड्स के केस में एडवांस पे टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर हम ये बहुत अच्छे से कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। सो यहां पर एडवांस 10th अगस्त को आए हो तो 10th अगस्त आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 पे। बाके बिहारी पेडेवाला ओन्स अ फेमस स्वीट शॉप लोकेटेड इन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मथुरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। मिठाई वाला है जो स्वीट्स बेचता है। ही रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 200 kgs ऑफ स्वीट्स ऑन 2 May from Gum Gum Travels Private Limited, located in the same locality of Mathura and registered under GST for a total consideration of 1 lakh. Complete order of sweets were delivered to Gum Gum Travels Limited on 5th May, but without invoice, as the accountant of the Bake Bihari was on leave. भैया अकाउंटेंट लीव पे था इसलिए इनवॉइस इशू नहीं कर पाया, लेकिन डिलीवरी यहाँ पर दे दिया 5th May को, ठीक है। और इनवॉइस कब इशू किया 6th May को, जिस दिन अकाउंटेंट आ गया तो 6th May को यहाँ पर इनवॉइस इशू कर दिया। When the accountant joined the office, payment in full was made on 7th May। अब देखो कौन कौन सी डेट्स दी हुई है। पहला डेट दिया है 2nd May को, ठीक है, जिस दिन ऑर्डर रिसीव हुआ। दूसरा डेट दिया है 5th May को, जिस दिन डिलीवरी किया गया। और तीसरा दिया है 6th May को, जिस दिन इनवॉइस इशू किया। और 7th May को पेमेंट किया गया। 4 डेट दी है। सिंपली सबसे सेक्शन देखो, सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 12 लगेगा। यहाँ पर सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, मिठाई है भैया, टेंजिबल है, ठीक है। सो गुड्स बेचे जा रहे हैं, सेक्शन नंबर 12 लगेगा। 12 के अंदर टाइम लिमिट क्या था, तो देखो जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया, ठीक है, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑफ मेकिंग डिलीवरी, ठीक है, जिस दिन आपने डिलीवरी किया। इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो उस केस में जिस दिन आपने गुड्स को डिलीवर किया वो डेट आपको देखना है, ठीक है। सो 5th May को यहाँ पर डिलीवरी दिया है और इनवॉइस किस दिन इशू किया है 6th May को। सो विचएवर इज अर्लियर कौन सा है 5th May, तो यहाँ पर 5th May जो है आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी, ठीक है, जिस दिन आपने डिलीवरी दिया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 पे। Messrs Doom Furniture Mart, located and registered under GST in the state of Chhattisgarh, sells furniture from its showroom to Messrs Lucky Dabba, ठीक है, located and registered in the state of Jharkhand. Messrs Lucky Dabba requested to deliver the furniture to Mr. प्यारे लाल। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, बिल टू शिप टू मॉडल यहां पर है, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई की बात की है। Messrs Doom फर्नीचर है जो गुड्स को सेल कर रहे हैं, फर्नीचर सेल कर रहे हैं। किसको सेल कर रहे हैं, तो लकी ढाबा को, ठीक है। अब लकी ढाबा ने क्या बोला कि जो डिलीवरी है वो मिस्टर प्यारेलाल को दे दो, जो कि पटना में है, बिहार के अंदर। मतलब डिलीवरी किसी और के नाम पे दिया जा रहा है
और बिल यहां पर मैसेज लकी ढाबा के नाम पे इशू किया जा रहा है, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 10 गुड्स का हो रहा है, ठीक है, सप्लाई गुड्स का है। अब देखो सेक्शन 10 में हमने 10(1)(b) देखा था, जहां पर बिल टू शिप टू मॉडल की बात की थी। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सच थर्ड पर्सन, ठीक है, जो जिसके नाम पे बिल इशू किया जा रहा है उसका प्रिंसिपल प्लेस जो होता है वही यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल किसके नाम पे इशू हो रहा है, मैसर्स लकी के नाम पे, ठीक है। ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ झारखंड, तो झारखंड आपका यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। मैसर्स बिल्डवेल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन गुरुग्राम हरियाणा प्रोवाइडेड आर्किटेक्ट सर्विस टू ताज इंडिया लिमिटेड लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मुंबई फॉर इट्स होटल टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन लैंड सिचुएटेड इन दुबई। अब देखो प्लेस ऑफ सप्लाई आपको बताना है आर्किटेक्ट सर्विस का, ठीक है। हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या देखा था, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है उस केस में जो रेसिपिएंट होता है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर लिया जाता है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, जो सप्लायर है वो हरियाणा का है, जो रेसिपिएंट है ताज इंडिया वो मुंबई महाराष्ट्र का है, लेकिन लैंड कहां सिचुएटेड है, होटल यहां पर सिचुएटेड है दुबई के अंदर, आउटसाइड इंडिया है, तो प्रोवाइजो दिया हुआ था, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। रेसिपिएंट का लोकेशन कौन सा है, मुंबई महाराष्ट्र, तो यहां पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 पे। अफलातून स्पेयर्स प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ हरियाणा सप्लाइड स्पेयर्स पार्ट एफओबी बेसिस टू लक्ष्मी खुराना एन अनरजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन राजस्थान। अब देखो आपको यहां पर ये सवाल भी प्लेस ऑफ सप्लाई का ही पूछा है, ठीक है। सप्लायर कहां का है, हरियाणा का, रेसिपिएंट कहां का है, राजस्थान का, और रेसिपिएंट क्या है, अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। Mr. Lakshmi Khurana booked the courier himself with Black Dart Courier Private Limited, registered under GST in Delhi, for delivery in Rajasthan. Black Dart Courier Private Limited picked up the goods from Haryana, handed over by Aflatun Spares Limited, and delivered the courier in Rajasthan while passing through the state of Uttar Pradesh. आपको बताना है प्लेस ऑफ सप्लाई। अब देखो कुरियर की बात हो रही है, सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पर, सेक्शन कौन सा लगेगा, तो सेक्शन नंबर 12 लग जाएगा, ठीक है। सर्विसेज है, दूसरा दोनों ही सारी पार्टी जो है वो इंडिया के अंदर है, ठीक है, सेक्शन 12 हो गया। कुरियर के केस में हमने क्या देखा था, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है सर्विसेज उस केस में लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दी जाती है तो उस केस में जहां पर गुड्स को हैंड ओवर किया गया वो लोकेशन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब देखो लक्ष्मी खुराना क्या है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है तो उस केस में जहां पर गुड्स को हैंड ओवर किया गया वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। हैंड ओवर कहां किया गया, हरियाणा में, ठीक है। पिक अप द गुड्स फ्रॉम हरियाणा, हैंडेड ओवर बाय अफलातून, ठीक है। सो हरियाणा में हैंड ओवर किया गया तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। मिस्टर जावेद एन अनरजिस्टर्ड पर्सन रिसाइडिंग इन हिसार हरियाणा वेंट टू दिल्ली फॉर सीकिंग एडमिशन ऑफ हिज चाइल्ड मिस्टर अर्जुन इन सीए इंटरमीडिएट। भैया देखो मिस्टर जावेद जो है अपने बच्चे को यहाँ पर एडमिशन दिलाने के लेकर गए हैं सीए इंटरमीडिएट के लिए, ठीक है। ये रहने वाला है हरियाणा का। Mr. Javed got the demand draft generated at ICIDI Bank located and registered under GST in शाहीबाग उत्तर प्रदेश, ठीक है। बैंक कहाँ का है, यूपी का है। Against cash by depositing the registration fees to the ICI. Mr. Javed does not have any bank account in ICIDI Bank and the bank does not have any KYC requirement, ठीक है। अब देखो ये कौन सा है, बैंकिंग सर्विसेज की यहाँ पर बात की गई है, आपको बताना है प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई के केस में देखो अगर बैंकिंग कंपनी है तो आपको देखना है अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो उस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। यहां पर क्या बोला है कि भैया बैंक के पास कोई भी डिटेल नहीं है, कोई केवाईसी नहीं है, कोई भी एड्रेस यहां पर अवेलेबल नहीं है। जब एड्रेस अवेलेबल नहीं होता उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लायर कौन है, बैंक, बैंक कहां की है, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। सो यूपी यहां पर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सो आंसर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है वो आपको बताना है। व्हाइल इशूइंग टैक्स इनवॉइस, देखो पहला क्या दिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड। भैया प्लेस ऑफ सप्लाई तो आपको मेंशन करना पड़ेगा इंटर स्टेट में, तो ये पहला तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा, अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज एनुअल टर्नओवर इज ग्रेटर देन 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन एचएसएन। भैया ये भी गलत है, एचएसएन मेंशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वांटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन इन केस ऑफ गुड्स व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन एज इज वेयर इज बेसिस, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन, ये भी गलत है। चारों स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, ठीक है। सो 1 2 3 4 यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15 पे। व्हाट विल बी द रेट ऑफ टैक्स एंड नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस
इफ द सेम इज नॉट डिटर्मिनेबल एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस। अब देखो टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर हमने देखा था जब आपको एडवांस रिसीव हुआ है और आपको पता नहीं कि किसके अगेंस्ट है, तो आपको उसको इंटर स्टेट सप्लाई मानना है और रेट आपको 18% लगाना है, ठीक है। सो इंटर स्टेट सप्लाई और 18%, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 138। अब देखो कंपाउंडिंग कब होता है, जब आप पैसा पे कर देते हो, आपको प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए आप पैसा पे कर रहे हो, ठीक है। कब अलाउ नहीं होगा, तो देखो a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offense specified in clause, ये वाला बात तो एकदम सही है। नेक्स्ट, a person who has been convicted for an offense under GST law, ये भी सही है। a person who has been accused of committing an offense under GST law which is also an offense under any other law, तीनों ही बातें सही है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट कौन सा हो जाएगा, 1 2 3, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। For which of the following act done by a taxable person inspection can be ordered। अब इंस्पेक्शन कब किया जाता है, सेक्शन नंबर 67 हमने पढ़ा था, ठीक है। 4 केसेस वहां पर दिए हुए थे। पहला दिया है सप्रेशन ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, सप्रेशन ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड, कंट्रोवेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ। तीनों ही पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या था, जब आप आईटीसी जो है एक्सेस क्लेम कर लेते हो। सो 4 केसेस के अंदर टैक्सेबल पर्सन पे इंस्पेक्शन किया जा सकता है। 4 में से 3 केसेस यहाँ पर ऑलरेडी दे दिए, तो तीनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। Mohandas, a registered person, has supplied goods to Karamchand under his own invoice on behalf of his principal Krishnadev, a registered person। देखो मोहनदास क्या कर रहा है, खुद के नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है, ठीक है। एजेंट है, किसका है, मिस्टर कृष्णदेव का। आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस वाला चैप्टर से प्रोविजंस पूछे गए। जब भी प्रिंसिपल और एजेंट का केस हो तो दोनों ही जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल होते हैं, ठीक है। सो मोहनदास विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल एंड कृष्णदेव विल बी शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। सो आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। दोनों ही लाइबल होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिविटीज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। बताना है कौन सा एग्जेम्प्ट नहीं है। रिलीजियस पिलग्रिमेजेस ऑर्गेनाइज बाय टोडरमल चैरिटेबल ट्रस्ट। अब देखो रिलीजियस पिलग्रिमेजेस के केस में हमने क्या देखा था, स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। स्पेसिफाइड कौन सा था, पहला था कुमन मंडल विकास निगम लिमिटेड, दूसरा है हज कमेटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ये दोनों अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो ही एग्जेम्प्ट होता है, या टोडरमल चैरिटेबल ट्रस्ट यहाँ पर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें नहीं मिलेगा। दूसरा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू इंश्योरेंस कंपनी इन अर्बन एरिया, भैया अर्बन एरिया में नहीं, रूरल एरिया में एग्जेम्पशन मिलता है, ये भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है माइलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस, ये भी एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, ठीक है। राइस के आप पेडी से कन्वर्ट कर रहे हो, ये भी एग्जेम्पशन में कवर नहीं होता। तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। सो 1 2 एंड 3 डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है आपको बताना है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट आईटीआईज टू इंडिविजुअल ट्रेनीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। देखो गवर्नमेंट दे रही है किसको, गवर्नमेंट इंडिविजुअल ट्रेनीज को, यहाँ पर एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एम्बुलेंस आर एग्जेम्प्ट। एम्बुलेंस की सर्विसेज दी जा रही है, कोई भी व्यक्ति दे एम्बुलेंस का सर्विस यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाता है आपका, ठीक है। सो ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट, सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ मेडिकल शॉप्स इन अ हॉस्पिटल आर एग्जेम्प्ट। भैया क्या कर रहे हो, मेडिकल शॉप्स को रेंट पे दे रहे हो, एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ये गलत है, ये बात सही नहीं है। दूसरा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पुलिस टू पीएसयूज आर टैक्सेबल। पुलिस अगर पीएसयू को सर्विस दे रही है, ऐसा भी हमने कोई एग्जेम्पशन नहीं पढ़ा है, और अगर कोई एग्जेम्पशन नहीं देखा इसका मतलब वो टैक्सेबल है। सो ये बात भी सही है, ठीक है। सो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ यहां पर सही हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन डज नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई, कौन सा सप्लाई नहीं है आपको बताना है। डिस्पोजल ऑफ कार विदाउट कंसिडरेशन एंड द सप्लायर हैज नॉट क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमने क्या देखा था, शेड्यूल 1 के अंदर पैरा 1 बात करता है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन टेकन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है, विदाउट कंसिडरेशन भी हो रहा है, पर आईटीसी हैज बीन टेकन होना चाहिए, यहाँ पर आईटीसी नहीं लिया, ठीक है। ये सप्लाई नहीं कहलाएगा। दूसरा, द प्रिंसिपल मेक सप्लाई टू हिज एजेंट who is also registered under GST and situated within the same state and the invoice for further supply is issued by the agent in his own name। एजेंट अपने खुद के नाम पे इनवॉइस यहाँ पर इशू कर रहा है, इस केस में सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। ये भी ये सप्लाई हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। हेड ऑफिस मेक्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस टू हिज ओन ब्रांच, हेड ऑफिस अपने ओन ब्रांच को दे रहे हैं, ये भी सप्लाई हो जाएगा। लास्ट क्या है, अ पर्सन इंपोर्ट सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन। देखो सप्लाई अंडर जीएसटी के अंदर हमने एक चार्ट देखा था इंपोर्ट का, ठीक है। अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो और वो विदाउट कंसिडरेशन है, उस केस में आपको ध्यान रखना है कि वो
रिलेटेड पर्सन से होना चाहिए, डिस्टिंक्ट पर्सन से होना चाहिए, और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए, ठीक है। सो फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस, बिजनेस के लिए लिया है। फ्रॉम हिज एल्डर सन लिविंग आउटसाइड इंडिया, देखो रिलेटेड पर्सन से लिया जा रहा है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, तो ये भी सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो कौन सा सप्लाई नहीं था, ये फर्स्ट वाला केस, ठीक है। सो आपका ई आंसर यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22। पालीवाल एसोसिएट, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, लोकेटेड इन जयपुर, जयपुर में लोकेटेड है। प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल कंसल्टेंसी सर्विसेज टू इट्स वेरियस क्लाइंट्स, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी सर्विसेज दी जा रही है। इट हैज टेकन कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर इट्स जयपुर बिजनेस फ्रॉम अनदर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स फर्म लोकेटेड इन यूके, ठीक है। हाउएवर नो कंसिडरेशन वाज चार्ज फॉर द सेम। अब देखो क्या हो रहा है, कंसल्टेंसी सर्विसेज ली जा रही है यूके से, मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, क्या कंसिडरेशन लिया जा रहा है क्या? नहीं, क्योंकि वो इसी की एस्टेब्लिशमेंट है, अनदर एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब विदाउट कंसिडरेशन है, फ्रॉम रिलेटेड पर्सन है, ठीक है। और ये किसके लिए लिया जा रहा है? बिजनेस के लिए लिया जा रहा है। इस केस में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, सप्लाई मान लिया जाएगा। सो कितना है रेट दिया हुआ 18%, और अगर किसी और व्यक्ति को दी जाती है सर्विसेज तो 4 लाख रुपए इसका कंसिडरेशन रहता। सो 4 लाख पे आपको जो है इंपोर्ट कर रहे हो सर्विसेज का तो आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। सो 4 लाख का आपको लगाना है 18%। सो 4 लाख पे 18% हो जाएगा 72,000। सो आईजीएसटी 72,000 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23। In which of the following supplies of goods or services made exclusively to government department, agencies, etc., and person notified under section number 51 of the CGST Act, TDS is required to be deducted? कौन-कौन से केसेस में TDS डिडक्ट करना पड़ेगा? The amounts given below are inclusive of GST at the rate of 18%. Amount inclusive of GST है. Assume that all other conditions for deduction of TDS are fulfilled. अब देखो सेक्शन नंबर 51 के अंदर हमने देखा था कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंटल एजेंसीज है, लोकल अथॉरिटीज है, या फिर कोई नोटिफाइड पर्सन है, ये सर्विसेज दे रहे हैं, और रेट कितना रहता है 1% इन केस ऑफ सीजीएसटी और 2% इन केस ऑफ आईजीएसटी, ठीक है। अमाउंट कितना होना चाहिए 2.5 लाख से अगर एक्सीड करता है, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी कितना होना चाहिए 2.5 लाख, उस केस में टीडीएस आपको डिडक्ट करना पड़ता है। डिपॉजिट कब तक करोगे 10th तक को, नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक आपको टीडीएस डिपॉजिट करना, ठीक है। हमने एक चार्ट देखा था। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हेल्थ डिपार्टमेंट एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट विद लोकल सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी टू सप्लाई मेडिकल ऑक्सीजन ग्रेड ऑक्सीजन ऑफ 2.6 लाख एंड इज मेकिंग फुल पेमेंट। अब देखो 2.6 लाख का अमाउंट है, बट हमने क्या देखा था इंक्लूसिव जीएसटी, यहाँ पर सारे अमाउंट्स दिए गए। 2.6 लाख को अगर आप एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी करोगे तो ये 2.5 लाख से कम हो जाएगा, तो इस केस में तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, गवर्नमेंट स्कूल इज मेकिंग पेमेंट ऑफ 3.5 लाख टू रजिस्टर सप्लाई फॉर मेकिंग सप्लाई ऑफ कुक्ड फूड एज मिड डे मील। भैया मिड डे मील का सर्विसेज एग्जाम्प्ट होता है, हमने एग्जाम्पशन अंडर जीएसटी के अंदर ये देखा था, ठीक है। सो यहाँ पर अगर सर्विसेज ही एग्जाम्प्ट है तो टीडीएस की तो बात ही नहीं आती। नेक्स्ट आ जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ कोलकाता परचेज अ हेवी जनरेटर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन दिल्ली, नाउ इट्स मेकिंग पेमेंट ऑफ 5 लाख फॉर सच परचेज। 5 लाख का अमाउंट है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, लेकिन एक्सक्लूसिव कर भी लोगे तो भी ये 2.5 लाख से ज्यादा ही है, तो इस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। फोर्थ क्या दिया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट इन दिल्ली is making a payment of 3 lakh to registered supplier of printing and stationery in Delhi। 3 लाख का अमाउंट है, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी करोगे तो भी टीडीएस पे करना पड़ेगा, 2.5 लाख से ज्यादा ही है। सो थर्ड और फोर्थ आपका सही आंसर हो जाता है। सो ओनली 3 एंड 4 डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, बताना है सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। A person aggrieved by any decision or order passed by the adjudicating authority under CGST Act may appeal to such appellate authority as may be prescribed within 3 months from the date on which said decision or order is communicated। ये बात बिल्कुल सही है, अगर आपको अपील फाइल करना है तो आप 3 महीने के अंदर यहाँ पर अपील फाइल कर सकते हो। सो ये हो गया ट्रू। नेक्स्ट, नो अपील शैल बी फाइल्ड to the appellate authority unless the appellant has paid a sum equal to 25% of the remaining amount। 25 नहीं भैया 10% था, तो ये गलत हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, एडजमेंट ऑफ अपील शेल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन 3 टाइम्स, ये बात एकदम सही है, ये ट्रू है। द अपीलेट अथॉरिटी शेल हैव द पावर टू रेफर बैक द केस टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, भैया अपीलेट अथॉरिटी कभी भी रेफर बैक नहीं कर सकता, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, आपका सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट कंसिडर एज सप्लाई, मतलब हमारे को बताना है कि कौन सा सप्लाई नहीं है, ठीक है। पहला दिया इंपोर्ट ऑफ आर्किटेक्ट सर्विस फॉर 1 लाख रुपीज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज फॉर पर्सनल पर्पस फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विस का चार्ट आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। सप्लाई अंडर जीएसटी के चैप्टर में मैंने यहाँ पर दिया था।
चार्ट क्या बोलता है, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो सर्विसेज को और विद कंसिडरेशन अगर कर रहे हो, तो चाहे वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, वो सप्लाई मान लिया जाता है। दूसरा केस, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, तो वो किसी रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन से होना चाहिए और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो वो सप्लाई मान लिया जाएगा। अदर कोई केस है तो वो सप्लाई नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो देखो पहला केस क्या हो रहा है, विद कंसिडरेशन है। विद कंसिडरेशन है, उस केस में चाहे बिजनेस के लिए हो ना हो, तो वो सप्लाई मान लिया जाता है, तो ये सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने को क्या बताना है क्वेश्चन में कि नॉट कंसिडर है सप्लाई, कौन सा सप्लाई नहीं है, ये तो सप्लाई है। दूसरा केस देखते हैं, इंपोर्ट कर रहे हो आर्किटेक्ट सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब विदाउट कंसिडरेशन है। विदाउट कंसिडरेशन के केस में इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए और फ्रॉम रिलेटेड पर्सन होना चाहिए। यहां पर क्या हो रहा है, बिजनेस पर्पस के लिए भी है और रिलेटेड पर्सन भी है, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही, तो ये भी सप्लाई मान लिया जाएगा। थर्ड केस, सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस यूज फॉर बिजनेस पर्पसेस फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन। भैया अगर रिलेटेड पर्सन होता तो वो सप्लाई मान लिया जाता है, यहां पर अनरिलेटेड पर्सन है तो ये सप्लाई नहीं है। ठीक है, सो आपका जो है सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, आपने को बताना है कौन सा सप्लाई नहीं है, तो ये सप्लाई नहीं है क्योंकि अनरिलेटेड पर्सन से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, सप्लाई पूछ रहा है नॉट अ सप्लाई पूछ रहा है। ठीक है, goods supplied free of cost by X and Sons to its agent for further supply to customer of at rupees 5,000 for which invoice will be issued by agent in his own name। एजेंट अगर खुद के नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है तो वो सप्लाई मान लिया जाता है। ठीक है, शेड्यूल 1 के अंदर यहाँ पर कवर हो जाएगा पैरा 3, ये भी सप्लाई हो जाएगा। अपने को बताना कौन सा सप्लाई नहीं है। दूसरा, इंपोर्टेशन ऑफ अकाउंटिंग सर्विसेज, सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एन डिपेंडेंट फादर रेसाइडिंग इन यूएस। अब देखो डिपेंडेंट फादर क्या हो गया, रिलेटेड पर्सन हो गया, इंपोर्ट कर रहे हो रिलेटेड पर्सन से कर रहे हो और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हो, तो ये भी यहां पर सप्लाई मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, एन एक्सपेंसिव वॉच गिफ्टेड टू एम्प्लॉइज फॉर 50,000, नो अदर गिफ्ट्स प्रोवाइडेड टू सच एम्प्लॉय ड्यूरिंग द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। अब देखो हमने क्या देखा था, अप टू 50,000 तक अगर कोई इंप्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है तो वो सप्लाई नहीं माना जाता है। यहां पर क्या हो रहा है, 50,000 का दे रहा है, मतलब एग्जैक्ट 50 भी है तो भी वो सप्लाई नहीं माना जाता है। हमारा को यही बताना है कौन सा सप्लाई नहीं है, तो सी यहां पर सही हो जाएगा। फोर्थ क्या दिया है, मशीनरी डिस्पोज्ड ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड, ये भी यहाँ पर शेड्यूल 1 पैरा 1 के अंदर कवर हो जाता है, सप्लाई मान लिया जाता है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27, जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग शैल बी असाइन टू। जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग किसको दी थी, मिसलेनियस प्रोविजंस वाला जो चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन रिटर्न फाइल कर रहा है उसको यहाँ पर रेटिंग दिया जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। Next, question number 28, where the National Anti-Profiteering Authority determines that a registered person has not passed on the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in price, the authority में order, क्या order कर सकता है। देखो ये authority का नाम चेंज हो गया, अभी ये CCI के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कॉम्पिटिशन कमिटी ऑफ इंडिया। अब क्या क्या चीजें कर सकती है, तो रिडक्शन इन प्राइस, इंपोजिशन ऑफ प्रिस्क्राइब पेनल्टी, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तीनों ही चीजें यहाँ पर कर सकती है। ठीक है, सो 1, 2 एंड 3 बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29, सुकन्या अ सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फेल्स टू पे जीएसटी अमाउंटिंग टू 5,000 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। भैया पे करना रह गया, ठीक है, पैसा कितना था 5,000 रुपीज। द प्रॉपर ऑफिसर इम्पोज अ पेनल्टी ऑन सुकन्या फॉर फेलियर टू पे टैक्स। सुकन्या बिलीव्स दैट इट इज अ माइनर ब्रीच, सेक्शन नंबर 126 की बात की गई है, उसको लग रहा है कि माइनर ब्रीच है तो कोई भी पेनल्टी यहां पर नहीं लगना चाहिए। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो माइनर ब्रीच के केस में क्या था, लिमिट है 5,000 की, लेस देन 5,000 अगर अमाउंट इन्वॉल्व है तो वो माइनर ब्रीच माना जाता है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है 5,000 है अमाउंट, लेस देन 5,000 नहीं है, तो ये माइनर ब्रीच नहीं कहलाएगा। सो अमाउंट देखो 2,500 वाला तो देख के ही काट दो, ठीक है, ये भी नहीं होगा। 5,000 के केस में देखना यहां पर क्या लिखा है, लेस देन 5,000 और यहां पर है अप टू 5,000, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, पेनल्टी यहां पर, penalty is leviable on Sukanya since the breach is considered as minor breach only if the amount of tax involved is less than 5,000। up to 5,000 भी यहां पर नहीं चलेगा। ठीक है, सो ए ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा गलत है। ठीक है, आईटीसी ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अवेल्ड बाय सॉफ्टवेयर कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इस ऑफिस इज ब्लॉक्ड, ये बात तो सही है। ठीक है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज पे आईटीसी अगर आप ले रहे हो तो वो ब्लॉक रहती है, हमने सेक्शन नंबर 17(5) के अंदर देखा है। नेक्स्ट, आईटीसी ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अवेल्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन टू बी लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस इज ब्लॉक्ड। भैया आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस पे ब्लॉक होता है, इनसाइड अगर इनसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस है तो आईटीसी मिल जाता है, ये बात भी सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही बातें सही है। ITC on goods and or services used by automobile company for construction of foundation on which machinery
ऑन विच मशीनरी टू बी यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज टू बी माउंटेड। देखो स्ट्रक्चरल सपोर्ट कोई दिया आपने तो वो भी यहाँ पर आपका प्लांट एंड मशीनरी माना जाता है, और प्लांट एंड मशीनरी के केस में आईटीसी मिल जाता है। और यहाँ पर क्या बोला, इज अलाउड, मतलब यहाँ पर ये भी बोल रहा है अलाउड है, तो सही बात बोल रहा है, ये भी बात सही है। तीनों ही ऑप्शन सही है, मतलब चौथा ऑटोमेटिकली आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर भी पढ़ लेते हैं। आईटीसी ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अवेल्ड बाय कंसल्टिंग फर्म फॉर रिपेयर ऑफ इट्स ऑफिस बिल्डिंग इज ब्लॉक प्रोवाइडेड द कंपनी हैज बुक्ड सच एक्सपेंडिचर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर पीएनएल में यहाँ पर आप डेबिट कर देते हो, मैंने जब आईटीसी का चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने बोला था अगर पीएनएल में डेबिट कर रहे हो तो आपको आईटीसी मिल जाता है, ठीक है। अगर आपने कैपिटलाइज किया है तो ही ब्लॉक होगा। सो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 31। Sukimal, a sole proprietor, has to appear before appellate authority. He decided to appear through an authorized representative. भैया authorized representative के थ्रू यहाँ पर appear करना चाहता है। Which of the following person can be appointed as authorized representative? कौन कौन से यहाँ पर बन सकते हैं? पहला दिया है सुहान, his son who has been dismissed from government service lately. dismiss हो गया तो भैया ये तो नहीं बन सकता। दूसरा रोहन, a company secretary who has been adjudged as an insolvent. ये भी नहीं बन सकता। मुकुल, अ प्रैक्टिसिंग हाई कोर्ट एडवोकेट, भैया ये अच्छा आदमी, ये बन सकता है, ठीक है। सो हमारा ऑप्शन 3 जो है सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो इंस्टॉलमेंट है या फिर जो डिसमिस किया गया गवर्नमेंट सर्विसेज से, तो वो कभी भी आपका जो है ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता, ठीक है। सो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आईटीसी विल बी अवेलेबल अंडर जीएसटी। कहां पर आईटीसी मिलेगा? पहला क्या है, कार परचेज बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल यूज ऑफ इट्स एम्प्लॉय। भैया कार पे तो कभी आईटीसी मिलता ही नहीं है, तो इस केस में नहीं मिलेगा। एयरक्राफ्ट परचेज किया है फॉर ऑफिशियल यूज ऑफ इट्स सीईओ, सीईओ के लिए ये भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार यूज्ड बाय एम्प्लॉइज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये भी नहीं मिलेगा। मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज अवेल्ड बाय अ कंपनी फॉर अ ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग इट्स फिनिश्ड गुड्स। भैया ट्रक, भैया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज किया है, और मेंटेनेंस और रिपेयर सर्विस है, यहां पर आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अंडर जीएसटी लॉ टाइम लिमिट फॉर इश्योरेंस ऑफ शो कॉज नोटिस। अब देखो डिमांड एंड रिकवरी से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, आपको बताना है टाइम लिमिट कितना है शो कॉज नोटिस इश्यू करने का इन केस नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ रीजंस अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट। मतलब सेक्शन नंबर 73 की बात कर रही है, मतलब यहाँ पर बोनाफाइड मिस्टेक है, ठीक है। उस केस में आपको कब तक इशू करना होता है शो कॉज नोटिस? 2 years and 9 months, ठीक है। और ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट है 3 years। सो 2 years and 9 months यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। टाइम लिमिट बताना है टू इशू शो कॉज नोटिस अंडर जीएसटी लॉ इन केस अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। भैया कलेक्ट कर लिया बट पे नहीं किया है, ठीक है। 76 आई थिंक सेक्शन नंबर 76 से ये पूछा गया। उस केस में शो कॉज नोटिस इशू करने का कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आपको ऑर्डर पास करना पड़ता है 1 year के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर शो कॉज नोटिस का टाइम लिमिट पूछा है, तो कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। सो नो टाइम लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 35। देव भूमि राइस प्राइवेट लिमिटेड registered person under GST is providing services of processing of miling of paddy into rice। अब देखो ये सर्विसेज कभी भी एग्जाम नहीं होती, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, ये एग्जाम नहीं है। लेकिन लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरिंग, वेयरहाउसिंग ऑफ राइस इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ये सारी चीजें एग्जाम हो जाती है। द कंपनी हैज मेड फॉलोइंग सप्लाईज। अब कौन कौन सी है, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ राइस, ये एग्जाम हो जाएगा। पैकिंग एंड वेयरहाउसिंग ऑफ राइस, ये भी एग्जाम हो जाएगा। प्रोसेसिंग सर्विसेज ऑफ माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, ये कभी भी एग्जाम्शन नहीं मिलता है, ठीक है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल, जीएसटी कितना पे करना है, रेट है 5%, तो इस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। 1 करोड़ के अमाउंट पे 5%, मतलब आपका कितना हो जाएगा, 5 लाख आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 36। A municipal corporation has invited online bids for maintenance of bus stops for a period of 1 year from 1st January to 31st December, ठीक है। बिडिंग के लिए यहाँ पर बुलाया गया। The works involve composite supply of goods or service wherein the supply of services is the principal supply। सप्लाई ऑफ सर्विस जो है वो यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई के लिए बुलाया गया है, मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ गुड्स कंसिस्टिंग 25% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई। देखो हमने क्या देखा था, एग्जाम्पशन क्या है कि 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, 25% तक है। Mr. Kumar, managing director of Khiladi Contractors, located and registered under GST in the state of Gujarat, wants to bid for the same. He seeks your opinion determining the taxable। आपको बताना कि अगर taxable है कि नहीं है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 25% तक, 25% तक एग्जाम्पशन मिल जाता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एक्सीडिंग अगर 25% है उस केस में वो टैक्सेबल हो जाता। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 37। मिस्टर हैप्पी सिंह इज रिसाइडिंग इन चंडीगढ़। द मैरिज ऑफ हिज डॉटर खुशी कौर हैज बीन फाइनलाइज्ड विद मिस्टर लवली सिंह। भैया शादी तय हो गई है
ठीक है, चंडीगढ़ के हैं मिस्टर हैप्पी, उनकी बेटी की शादी यहाँ पर हुई है मिस्टर लवली सिंह से, जो एक एनआरआई है, कनाडा में सेटल है। भैया बड़ा अच्छा रिश्ता यहाँ पर किया है। मैरिज को शेड्यूल किया 14 फेब को, बड़ा शुभ दिन चुना है इन चंडीगढ़। मिस्टर हैप्पी सिंह वांट्स टू सेंड 5000 मैरिड इनविटेशन कार्ड, भैया 5000 लोगों को यहाँ पर खाने के लिए बुलाना है, इनविटेशन कार्ड भेजना है टू ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स इन इंडिया टू अटेंड द मैरिज। ही हैज सेंड द इनविटेशन बाय स्पीड पोस्ट, भैया स्पीड पोस्ट से यहाँ पर भेजे जा रहे हैं इनविटेशन। आपको बताना है क्या टैक्सेबल रहेगा, एग्जाम रहेगा। देखो स्पीड पोस्ट की सर्विसेज हमेशा टैक्सेबल रहती है, ठीक है। सो यहाँ पर जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 38। Mr. Kumar is the managing director of Khiladi Equipments. The company is located and registered under GST in the GST in Mumbai, Maharashtra. ठीक है, Mr. Kumar has decided to send food grains and other relief material worth 50 lakh and 20 lakh through railways and airways. अब देखो रिलीफ मटेरियल अगर भेज रहे हो और रेलवेज के थ्रू अगर भेज रहे हो तो वो एग्जाम्पशन होता है, ठीक है। रेलवे हो गया, व्हीकल हो गया या जीटीए हो गया तो आपको एग्जाम्पशन मिलता है। जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने बोला था अगर एयरक्राफ्ट दिया हुआ है तो यहां पर टैक्सेबल होता है, ठीक है। रेलवेज के केस में एग्जाम्पशन मिल जाती है। यहां पर क्या हो रहा है, रेलवे से भी भेजा जा रहा है और एयरक्राफ्ट के एयरवेज से भी भेजा जा रहा है, ठीक है। द कंपनी हैज कॉन्ट्रैक्टेड सुपर एयरलाइंस एंड इंडियन रेलवेज टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फ्रॉम मुंबई टू केरला, ठीक है। दोनों को यहां पर बोला गया और प्राइस कितना दिया है, 10 लाख दिया है एयरवेज को और 50,000 दिया है रेलवेज को। एयरवेज के केस में टैक्सेबल हो जाएगा, रेलवेज के केस में एग्जाम्पशन मिल जाएगा। सो 10 लाख यहाँ पर रेट दिया हुआ जीएसटी का 18%, 10 लाख का 18% होता है 1,80,000। तो सुपर एयरलाइंस को 1,80,000 यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। और रेलवेज का नील हो जाएगा, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 39। मिस्टर मंजोत इज अ ट्रेडर सप्लाइंग गुड्स फ्रॉम हिज फर्म मैसर सिंह ट्रेडर। The office of the firm is located in Delhi, whereas its godown is located in the state of Uttar Pradesh, Punjab and Jammu Kashmir. इतनी जगह यहाँ पर इसका गोडाउन भी है, ठीक है। इसने क्या किया है, मैसर सिंह ट्रेडर हैज मेड फॉलोइंग इंट्रा स्टेट सप्लाईज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। आपको क्या बताना है, एसरटेन द स्टेट्स इन विच मिस्टर मंजोत इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कब लेना है, अब देखो गुड्स का केस है और इंट्रा स्टेट सप्लाई की जा रही, इस केस में थ्रेशोल्ड लिमिट कितना हो जाएगा, 40 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाएगा। दिल्ली से टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है 21 लाख, ये यहां पर कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। पंजाब से एग्जाम सप्लाई कर रहा है, ये भी यहां पर कैलकुलेट हो जाएगा। जब आप एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको ये भी इंक्लूड करना है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश से टैक्सेबल एंड एग्जाम दोनों ही है, 3 लाख, ये भी यहां पर हो जाएगा। सो 21 लाख प्लस 6 लाख आपको ऐड करते जाना है, 21 लाख प्लस 6 लाख प्लस यहां पर 3 लाख ईच बोला है, टैक्सेबल 3 लाख, एग्जाम 3 लाख, सो ये भी 6 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट कितना है, जम्मू कश्मीर से टैक्सेबल और एग्जाम कर रहा है 8 लाख एंड 3 लाख, 8 और 3 कितना होता है 11, तो 11 लाख यहाँ पर और ऐड हो जाएगा। टोटल हो गया आपका 44 लाख, ठीक है। 44 लाख मतलब 40 लाख का लिमिट जो है बढ़ गया है, मतलब आपको थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन कहां लोगे, जहां पर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो या फिर टैक्सेबल एंड एग्जाम दोनों ही कर रहे हो। जहां पर सिर्फ एग्जाम सप्लाई कर रहे हो वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, ठीक है। सो दिल्ली में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, पंजाब में सिर्फ आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो तो पंजाब में आपको रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है, उत्तर प्रदेश में लेना पड़ेगा और जम्मू एंड कश्मीर में भी लेना पड़ेगा। सो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, मतलब ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर आपका, ठीक है। इन 3 स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 40। मिस्टर पांडे इज एन एम्बुलेंस ड्राइवर हु लिव्स इन एनसीटी ऑफ दिल्ली। He provides driving services to Preeti Heart and Lung Institute, a super specialist hospital registered under GST in Delhi for a consideration of 25,000 per month. 25,000 पर मंथ के यहाँ पर सैलरी पे वो काम करता है, एम्बुलेंस चलाता है। मिस्टर पांडे हैज इंस्ट्रक्टेड टू पिक अप अ पेशेंट इन गुरुग्राम to PHLI while going from Delhi to Gurugram. He picked up 5 passengers for transportation in the ambulance from Delhi to Gurugram and charged 500 each. अब देखो किसी और व्यक्ति को, पेशेंट को अगर ले जा रहे हो तो एग्जाम्पशन मिलता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 500 रुपए चार्ज करके लेकर के जा रहा है वो 5 पैसेंजर्स को, ये सर्विसेज यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। तो टैक्सेबल सप्लाई है। अब देखो ये केस में आप कंफ्यूज मत होना, अगर आप एम्बुलेंस में ले जा रहे हो किसी पेशेंट को तो एग्जाम्पशन मिलता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसेंजर्स को बिठा करके ले जा रहा है, उस केस में यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। सो 40 एमसीक्यूज यहाँ पर हो गए हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे, ठीक है। सारे जो भी प्रोविजंस है वो यहाँ पर लिंक हो जाते हैं, ठीक है। जब भी एमसीक्यूज करते हैं सारे प्रोविजंस को अच्छे से लिंक हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 41। मेसर्स काला एंड एसोसिएट डीलिंग एंड सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स और सेकंड हैंड कार्स इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। During the current financial year, it has affected the following intra-state transaction. देखो यहां पर हो रहा है सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर रूल 32 पढ़ा था, रूल 32 सब रूल 5
बात करता है सेकंड हैंड गुड्स के केस में, ठीक है। वहां पर एक टेबल देखा था कि अगर आप आईटीसी अवेल कर रहे हो, रजिस्टर्ड पर्सन हो, आईटीसी ले रहे हो, उस केस में नॉर्मल प्रोविजंस लगेंगे, जो भी सेल प्राइस है उस पर आपको टैक्स पे करना है, वही आपका वैल्यू हो जाएगा। अगर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर रहे हो, उस केस में आपको मार्जिन स्कीम का बेनिफिट मिलता है। मार्जिन स्कीम क्या बोलती है, वैल्यू कितना होगा, जो सेल प्राइस है माइनस परचेस प्राइस करना है, वो जो वैल्यू आएगा उस पर आपको टैक्स पे करना रहेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, चार कारें यहां पर है, परचेस प्राइस दिया हुआ है, सेल प्राइस भी दिया हुआ है। मैसर्स काला एंड एसोसिएट परचेस कार 1, 2 एंड 3 फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन है मतलब आईटीसी तो नहीं लिया होगा, इस केस में आपको मार्जिन स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। तो फर्स्ट 3 केसेस में मार्जिन का बेनिफिट मिल जाएगा। कार 4 जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन से ली गई है, जिसने चार्ज किया 1,30,000 आपसे टैक्स चार्ज किया है, एंड अकॉर्डिंगली मैसर्स काला एंड एसोसिएट हैज अवेल्ड द इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द सेम, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, Messrs. Kala and Associate is not conformant with the GST provisions, hence it has approached you for determining his GST liability. आपको GST liability बताना है और टैक्स रेट दिया हुआ है 18%। अब देख, फर्स्ट 3 केसेस में तो वैल्यू क्या होगा, जो सेल प्राइस है माइनस परचेस प्राइस। पहला केस क्या है, 7,50,000 सेल प्राइस है, 5 लाख जो है परचेस प्राइस है, मतलब कितना हो गया 2,50,000, ये वैल्यू हो गया, ठीक है। इस पे टैक्स लगाना है। सेकंड केस क्या है, 2,75,000 पे सेल कर रहे हो और परचेस क्या है 3 लाख, मतलब माइनस है। हमने वहां पर देखा था अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तो आपको इग्नोर करना है, ठीक है। तो ये इग्नोर हो जाएगा। नेक्स्ट 6,50,000 पे बेच रहे हो और परचेस किया है 6 लाख पे, तो यहाँ पर 50,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 3 लाख हो गया। 3 लाख पे 18% लगाना है, ठीक है। तो 3 लाख पे 18% आप लगाओगे तो 54,000 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 54,000 आपका हो गया। नेक्स्ट कार 4 में क्या बोला है, 9,50,000 पे सेल किया है और परचेज किया है 8 लाख पे। अब कार 4 जो है रजिस्टर्ड पर्सन से ली गई है, इस केस में नॉर्मल प्रोविजन लगेंगे। नॉर्मल प्रोविजन क्या बोलते हैं, 9,50,000 पे आपको टैक्स लगाना है। सो 9,50,000 पे आपको लगाना है 18%, कितना हो जाएगा 1,71,000। इसमें से आपने आईटीसी यहाँ पर टैक्स पे किया है 1,30,000 पर, तो उसका आप आईटीसी क्लेम करोगे, तो 1,71,000 में से 1,30,000 आपका लेस हो जाएगा। तो 41,000 यहाँ पर कार 4 के केस में आपको पे करना पड़ेगा टैक्स, ठीक है। सो दोनों को टोटल करना है 41 प्लस 54, कितना हो गया 95,000। सो 95,000 आपका आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपने रूल 32 सब रूल 5 अगर अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप टैकल कर पाओगे। अगर आईटीसी ले रहे हो, उस केस में नॉर्मल प्रोविजन लगते हैं, जो सेल प्राइस है उस पर ही टैक्स पे करना है, और आईटीसी आप ले सकते हो बाद में। और दूसरे जो केसेस हैं जहां पर आपने जो है आईटीसी नहीं लिया है, उस केस में आपको मार्जिन स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 42। Messrs. Vishu Mega Mart, a store located and registered under GST in the state of Rajasthan, has come out with a big discount offer at a time of Diwali for various gifts item. ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑफर लेकर के हैं, डिस्काउंट दिए हैं। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर इट हैज डिसाइडेड टू सप्लाई गिफ्ट पैक्स। भैया गिफ्ट पैक्स यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें 5 ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। आपको बताना है टाइप ऑफ सप्लाई क्या है और टैक्स रेट कितना एप्लीकेबल होगा। अब देखो ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं, क्या ये नेचुरली बंडल है, क्या नेचुरली बंडल नहीं है, ठीक है। सारे अलग अलग, नमकीन हो गया, ठीक है, रोस्टेड स्मोक्ड एलमंड्स हो गए, सारे अलग प्रोडक्ट्स है। मतलब क्या है, ये एक मिक्स सप्लाई है। आप गिफ्ट पैक एक किट बना करके बेच रहे हो, मिक्स सप्लाई है। मिक्स सप्लाई के केस में हाईएस्ट रेट लगता है, ठीक है। हाईएस्ट रेट कितना है, तो ये 28% मुझे नजर आ रहा है। तो हाईएस्ट रेट हो जाएगा 28%, टाइप ऑफ सप्लाई हो जाएगा मिक्स सप्लाई, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं, मिक्स सप्लाई सी और डी में दिया हुआ है। सी में क्या बोला है, प्रिंसिपल आइटम की रेट से लगेगा, नहीं भैया, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मिक्स सप्लाई है, हाईएस्ट रेट लगेगा 28%, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 43। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस और थिएटर एज ब्रांड एम्बेसडर। भैया ब्रांड एम्बेसडर दिया है तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलता है। सो इनकरेक्ट बताना है, पहला तो इनकरेक्ट है। दूसरा, सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस अंडर लाइफ micro insurance product is approved by the insurance regulator and development authority having minimum amount of cover of 2 lakh is exempt। मिनिमम अमाउंट नहीं था, वो मैक्सिमम अमाउंट था, ठीक है। मैंने रिवीजन लेक्चर में भी बहुत अच्छे से बताया था। तो मिनिमम अमाउंट नहीं है, ये भी जो है इनकरेक्ट है। तीसरा, सर्विसेज बाय एन एक्वायरिंग बैंक टू अ पर्सन इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट अप टू 2,500 इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड चार्जेस और अदर पेमेंट कार्ड चार्ज इज एग्जेम्प्ट। देखो 2,000 तक का लिमिट था अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, यहाँ पर कितना है 2,500, मतलब ये भी इनकरेक्ट है। तीनों ही जो पॉइंट दिए हैं तीनों ही इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 44। ASC, a registered person under GST, supplied goods amounting to 1,18,000 inclusive of GST
टू BSC, ठीक है। ए ने बी को गुड्स बेचे हैं, कितना में बेचे हैं, 1 लाख रुपीज का प्राइस है और 18% GST है। रजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST ऑन 30 सितंबर, ठीक है। BSC फर्दर सोल्ड सच गुड्स टू राकेश, अ कंज्यूमर हु कम टू हिज शॉप ऑन 30 अक्टूबर इन कैश 2,36,000। इसने भी इंक्लूसिव GST के करके यहाँ पर गुड्स को सेल किया है। ASC इशू अ क्रेडिट नोट ऑफ 11,800, 10,000 का अमाउंट था और 1,800 रुपए GST। सो क्रेडिट नोट इशू किया ASC ने फॉर द रेट डिफरेंस ऑन 2 नवंबर। मतलब देखो, उसको लगा कि भैया ज्यादा मैंने पैसा चार्ज किया, ठीक है, मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपीज चार्ज कर दिया, मुझे 90,000 ही चार्ज करना था, तो उसने क्या किया, 10,000 का यहाँ पर क्रेडिट नोट दिया है और साथ में GST का अमाउंट भी इन्वॉल्व है, ठीक है। देयर आफ्टर BSC एंटर्ड अ क्रेडिट नोट इन इट्स बुक्स। BSC ने भी, क्योंकि अपने कस्टमर को सेल कर दिया आ गया 2,36,000 में, उसने भी यहाँ पर क्रेडिट नोट बनाया है, ठीक है, फॉर द सेम अमाउंट इन द नेम ऑफ राकेश विदाउट इंटीमेटिंग हिम। मतलब इंटीमेट नहीं किया, क्रेडिट नोट बना करके खुद ही रख लिया है, एंड प्रोवाइडिंग एनी रिफंड ऑफ द सम पेड ऑन 2 नवंबर एंड रिड्यूस इट्स आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। मतलब देखो, क्रेडिट नोट बनाया है लेकिन कस्टमर को दिया नहीं है, ठीक है। अपने से क्या पूछा है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ GST लॉ विच ऑफ द अबव मेंशन सप्लायर आर अलाउड टू रिड्यूस देयर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। कौन अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम कर सकता है, क्रेडिट नोट अलाउड कब होगा, तो देखो यहाँ पर जो ASC है इसने क्या किया है, प्रॉपरली जो है क्रेडिट नोट आगे पास ऑन किया है, तो इसको अलाउ हो जाएगा। लेकिन BSC ने जो है क्रेडिट नोट बना करके खुद ही रखा है, कस्टमर को पास ऑन नहीं किया, तो वो वैलिड नहीं रहेगा, वो अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम नहीं कर सकता, ठीक है। तो कौन कर सकता है, ASC, मतलब ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 45। मिस्टर अलाउद्दीन, अ स्टेशनरी रिटेलर located and registered under GST in Allahabad, has received order for supply of goods worth 2 lakh on 12th November from another local registered dealer from Mr. Jalaluddin, ठीक है। Goods were supplied under cover of tax invoice. Mr. Alauddin incurred the following additional expenses. कौन कौन से एडिशनल एक्सपेंसेस है, देखो गुड्स का वर्थ कितना है, 2 लाख रुपीज। एडिशनल एक्सपेंस कौन सा है, पैकिंग चार्जेस, फ्रेट एंड कार्ट्रिजेस, हैंडलिंग चार्जेस, तीनों ही यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, ठीक है, सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 के अंदर हमने इंक्लूजन ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई देखा था, ठीक है। तो ये तीनों ही इंक्लूड हो जाएगा। तीनों कितना हो रहा है, 7,000 हो रहा है, ठीक है। 7,000 का ये अमाउंट हो गया और 2 लाख वो हो गया, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 2,07,000। नेक्स्ट क्या दिया, मिस्टर जलालुद्दीन मेड फुल पेमेंट इंक्लूडिंग एडिशनल अमाउंट चार्जेस बाय मिस्टर अलाउद्दीन on delivery of goods for which he is allowed an instant cash discount of 2,000। भैया इंस्टेंट पैसा पे करने गए और इंस्टेंट कैश डिस्काउंट दे दिया 2,000 का, क्या ये अलाउड होगा क्या, तो देखो हमने सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 के अंदर एक्सक्लूजन्स देखे थे, उसमें डिस्काउंट के रिगार्डिंग एक बहुत अच्छा चार्ट देखा था, ठीक है। अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो, या तो वो पहले होना चाहिए, या फिर अगर आप बाद में दे रहे हो, पोस्ट सेल आप अगर कोई भी डिस्काउंट दे रहे हो, तो वो नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। क्या ये पहले पता था क्या, नहीं, जब मैं पेमेंट करने गया तो इंस्टेंट कैश डिस्काउंट दे दिया, तो ये अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,07,000। 2,07,000 पे आपको टैक्स रेट दिया हुआ 18%, 9%, 9%। सो आपको बताना है कि कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मिस्टर अलाउद्दीन पेड इतना 18,000 का पैसा पहले ही ऑलरेडी पे कर चुका है। अब आपको बताना है एडिशनली कितना पैसा पे करना है। सो 2,07,000 पे 9% लगाना है। 2,07,000 पे 9% लगाएंगे तो 18,630 आ रहा है। उसमें से 18,000 ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो अब कितना पे करना है, 6,600 सॉरी, ठीक है। सो CGST 600 हो जाएगा और SGST पे 600 हो जाएगा, 630 हो जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। हमने क्या किया, वैल्यू जो गुड्स का है उसमें ये तीनों एक्सपेंस ऐड किए, 2,07,000 आया, उस पर 99% आपको टैक्स लगाना है। 18,630 अमाउंट आएगा, उसमें से 18,000 ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो 630 आपको यहाँ पर रिमेनिंग पे करना है, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 46। अब ध्यान रखना, देखो इस क्वेश्चन में 18,630 भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आपको ध्यान रखना कि ऑलरेडी 18,000 पे कर चुका है CGST एंड SGST, तो बचा हुआ ही पे करना है, तो 630 ही ध्यान में रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। शाह बेदी कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सिगरेट्स। इट हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर GST इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, रजिस्टर्ड है वेस्ट बंगाल में। टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 90 लाख है। एक्साइज ड्यूटी पे किया है 10 लाख का। CGST एंड SGST पे किया है 18 लाख रुपीज ऑन सिगरेट्स, फॉर विच चार्जेस सेपरेटली इन द इनवॉइस, ठीक बात है। अब देखो हमारे को क्या पूछा है, एग्रीगेट टर्नओवर निकालना, ठीक है। आप अगर लास्ट में देख लोगे ना कि क्या पूछा है तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। हमारे को यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है। एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन में हम क्या देखते हैं, आपको सारा जो भी टर्नओवर है वो आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपने कोई भी टैक्सेस पे किए अदर देन GST के टैक्सेस, तो वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। सो 90 लाख आपका यहाँ पर
है उसमें 10 लाख का आपने एक्साइज ड्यूटी पे किया है, वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, लेकिन 18 लाख किसको पे किया है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जीएसटी के टैक्सेस यहाँ पर ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। सो 9 लाख 90 लाख प्लस 10 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया, द कंपनी हैज आल्सो रिकवर्ड एक्चुअल फ्रेट ऑफ 5 लाख फ्रॉम द बायर ऑन विच सप्लाई ऑफ सिगरेट्स सो मेड ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। बायर से चार्ज किया है 5 लाख, तो 5 लाख भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। Next, the company paid tax at the rate of 5% under reverse charge while availing the services of GTA of rupees 5 lakh। जीटीए का सर्विस लिया और टैक्स पे किया है आरसीएम के अंदर, ये आपका इनवर्ड सप्लाई है, ठीक है। हम यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हैं, मतलब आउटवर्ड सप्लाई कितना है, तो ये 5 लाख इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। सो दो चीजें इंक्लूड नहीं की, कौन सा? पहला जीएसटी के टैक्सेस इंक्लूड नहीं किए, दूसरा इनवर्ड सप्लाई जो है इंक्लूड नहीं होगी। तो ये टोटल आपको कर दो 90 लाख, 10 लाख और 5 लाख, मतलब ये 1 करोड़ 5 लाख आपका आंसर हो जाएगा। सो 1 करोड़ 5 लाख, मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 47। मिस्टर चमचम रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन दिल्ली इज अ डोमेस्टिक ट्रेडर एज ऑल्सो एन एक्सपोर्टर ऑफ होलसेल गुड्स। हिज एनुअल टर्नओवर एंड इनपुट टैक्स डिटेल्स आर एज फॉलोस। टर्नओवर दिया हुआ है, इनपुट टैक्स भी दिया हुआ है। No GST is payable on exempt and exported goods. Mr. Chamcham seeks your expert help in calculating the amount of ITC which is eligible to claim under GST law। ठीक है, ITC कितना मिलेगा? अब देखो टैक्सेबल गुड्स के केस में ITC आपको मिल जाता है, तो ये 9 लाख का तो मिल जाएगा। एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में नहीं मिलता है। एक्सपोर्टेड गुड्स है, उस पर कोई भी आपने टैक्स पे किया उसका भी ITC मिल जाता है, ठीक है। सो 9 लाख और 2 लाख टोटल कितना हो गया? 11 लाख। सो 11 लाख का आपको ITC मिल जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 48। मिस्टर प्रभु रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मुंबई is in the business of trading of marble handicraft items domestically as also exporting the same। his annual turnover and ITC का डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अपने को क्या निकालना है? मिस्टर प्रभु एक्सपोर्टेड द गुड्स अंडर LUT विदाउट पेमेंट ऑफ IGST। वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड इज 60 लाख, ठीक बात है। मिस्टर प्रभु सीक्स योर हेल्प इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ ITC which is also eligible to claim under GST। the refund amount आपको निकालना है। देखो ये कौन सा केस है? रूल 89(4) वाला, जब आप रिफंड क्लेम कर रहे हो और जीरो रेटेड सप्लाई का, ठीक है। अब जीरो रेटेड सप्लाई के केस में आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला क्या था? टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू नेट ITC। नेट ITC जब कैलकुलेट कर रहे हो तो एग्जाम सप्लाईज आपको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। सो देखो नेट ITC आपका कितना हो जाएगा? ये टैक्सेबल गुड्स का और एक्सपोर्टेड गुड्स का, ये दोनों मिला करके आपका नेट ITC हो जाएगा। सो 12,50,000 प्लस 5,50,000 कितना हो गया? 18 लाख। 18 लाख का आपका ITC हो गया, नेट ITC। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कितना है? तो देखो जीरो रेटेड सप्लाई कितना है? एक्सपोर्टेड गुड्स 75 लाख, ठीक है। तो 75 लाख आपका हो जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? तो एग्रीगेट टर्नओवर में भी आपको जो है एग्जाम्प्ट गुड्स नहीं लेना है, ठीक है, ध्यान रखना। 89(4) का केस है। सो आपको ये दोनों अमाउंट आपके एग्रीगेट में आ जाएंगे। सो 1 करोड़ 25 लाख प्लस 75 लाख कितना हो गया? 2 करोड़। सो आपको जो है ये फॉर्मूला लगाना है 75 लाख डिवाइड बाय 200 lakhs इंटू 18 lakhs। ये अगर आप सॉल्व करोगे 6,75,000, बी ऑप्शन आपका जो है आ जाएगा, ठीक है। 89(4) का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। चलो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 49। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्या सही है क्या गलत है आपको बताना है। जीरो रेटेड सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ व्हिच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स। नहीं भैया गलत है, ये हो जाएगा फॉल्स। एग्जाम सप्लाई मींस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू एन SEZ डेवलपर और SEZ यूनिट, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी फॉल्स है। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज मीन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर CGST बट लेविएबल टू IGST। मतलब CGST में नहीं लगेगा, IGST में लगेगा, ये तो गलत है, ऐसा कहीं नहीं देखा हमने। ITC में भी अवेल्ड फॉर मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ एग्जाम गुड्स, ये बात एकदम सही है, ठीक है। सो फॉल्स 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 एंड ट्रू। सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। इन रेस्पेक्ट ऑफ कंसाइनमेंट सप्लाइड ऑन 20th August, provisional assessment was resorted by a person who files a return on monthly basis। The assessment was finalized on 20th November। असेसमेंट फाइनलाइज कब हुआ? 20th नवंबर को, ठीक है। कंसाइनमेंट कब सप्लाई होता है? 20th अगस्त को। एंड द टैक्स पेयर बिकम लायबल टू पे डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ 10,000। अब देखो प्रोविजनल असेसमेंट के केस में जब भी फाइनल ऑर्डर आता है, अगर आपको पैसा पे करना आ रहा है तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना था? तो 18% की रेट से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। द टैक्स पेयर पेड द अमाउंट ऑन 20th दिसंबर। 20th दिसंबर को फाइनली पैसा पे किया है।
आपको बताना है द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द टैक्स पेयर इज लायबल टू पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने दिनों के लिए लगेगा। सो कैलकुलेशन देखो, आपने जो है असेसमेंट आपने पेमेंट कब किया है, 20 दिसंबर को, ठीक है। आपका कंसाइनमेंट कब हुआ था, 20 अगस्त को। 20 अगस्त को आपको पैसा पे करना था। उसका ड्यू डेट कब आएगा, तो अगस्त के बाद सितंबर। सो 20 सितंबर को आपका पैसा पे करना था। 21 सितंबर से आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। सितंबर का मंथ जो है 30 दिन का होता है, तो 21 से 30 सितंबर तक कितने दिन हो गए, 10 दिन सितंबर को हो गए। अक्टूबर होता है 31 डे का। फिर नवंबर हो गया, नवंबर कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। और दिसंबर 28 दिसंबर को तो आपने पेमेंट कर दिया, तो दिसंबर के भी 20 दिन हो गए। इन सबको टोटल करो, 10 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 20, सो 91 डेज आपका आ जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। जब आपका ड्यू डेट है उस डेट से आपको देखना है, ध्यान रखना है। ये 20 अगस्त दिया हुआ है, लेकिन 20 अगस्त से नहीं लेना है। उसका पेमेंट कब करोगे, अगले महीने की 20 तारीख को, जब जीएसटीआर 3 भी फाइल करोगे, सो वहां से आपको कैलकुलेशन करना रहेगा। चलो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 51। Sri Ram Seva Trust, registered under GST, is a charitable institution registered under Section 12AB of the Income Tax Act. It has organized a skill development program related to person over the age of 65 years residing in metro cities. अब देखो एग्जाम्शन में हमने क्या देखा था, अगर कोई भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हो और पर्सन की एज जो है 65 इयर्स के अबव है और अगर रूरल एरिया में है, तो उस केस में एग्जाम्शन मिलता है। यहां पर क्या है, मेट्रो सिटीज में दे रहे हो तो टैक्सेबल हो जाएगा। इट हैज रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट्स, कौन कौन से, सब्सक्रिप्शन फीस, स्पॉन्सर फीस और कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। ये भी तीनों ही चीजें टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। सो 3 लाख, 4 लाख और 4,50,000, 4.5 लाख ये टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, बिसाइड्स द ट्रस्ट हैज रिसीव्ड द डोनेशन ऑफ 2 लाख, डोनेशन रिसीव हुआ है, ठीक है, फ्रॉम मेहता बिल्डर्स। ट्रस्ट इज एंटाइटल्ड टू यूज दिस डोनेशन फॉर एनी पर्पस। अब देखो, अगर आपको डोनेशन मिलता है वो फिलेंथ्रोपिक नेचर का है और कोई भी पर्पस है, मतलब बायर के ऊपर जो भी कंसिडरेशन जिस व्यक्ति को रिसीव हुआ है उसके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, वो पैसा जो चाहे कहीं पर भी यूज कर सकता है, उस केस में वो कंसिडरेशन नहीं माना जाता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। यहां पर पैसा जो दिया है 2 लाख का, वो फॉर एनी पर्पज के लिए दिया है, मतलब वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा। हनुमान अकाउंटेंट ऑफ श्री राम सेवा ट्रस्ट इज नॉट एबल टू डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी। भैया वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, हम डिटरमाइन कर लेंगे। आपको वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बताना है। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितना होगा, 4,50,000, जो हम ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। डोनेशन जो है उस पर आपको टैक्सेबल नहीं रहेगा, अदरवाइज आपको जो है टैक्सेबल हो जाएगा अमाउंट। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 52। हैप्पी सिंह इज द लॉफुल ओनर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस सिचुएटेड इन चंडीगढ़, ठीक है। हैप्पी सिंह जो है एक मालिक है, चंडीगढ़ में उसका घर है। द प्रॉपर्टी हैज 4 फ्लोर्स, 4 मंजिला की बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। आउट ऑफ 4 फ्लोर्स इन हिज हाउस, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, 2 फ्लोर्स खुद ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं, एंड थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर हैव बीन लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है, उस केस में एग्जम्पशन मिल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया है, रतनजोत सिंह हु इज अ टेनेंट ऑन थर्ड फ्लोर हैज सरेंडर हिज टेनेंसी राइट टू परमिंदर सिंह, टेनेंसी राइट ट्रांसफर किया है, ठीक है, फॉर अ टेनेंसी प्रीमियम ऑफ 5 लाख। भैया टेनेंसी रेट ट्रांसफर करते हो तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, यहां पर टैक्सेबल हो जाता है, 5 लाख रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, नवजोत सिंह के ऊपर। परमिंदर सिंह हैज पेड द एप्लीकेबल स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑन ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट। मोर ओवर परमिंदर सिंह विल पे अ मंथली रेंट ऑफ 50,000 टू हैप्पी सिंह। रेंट अगर पे कर रहा है और अगर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है फॉर यूज एज अ रेसिडेंस, तो उस केस में एग्जम्पशन मिल जाता है। तो हैप्पी सिंह को 50,000 का जो रेंट मिल रहा है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो नवजोत सिंह जो है, रतनजोत सिंह जो है, इसको 5 लाख रुपीज का जो टेनेंसी प्रीमियम मिला है वो टैक्सेबल होता है, ठीक है। सो हैप्पी सिंह पे तो नील हो जाएगा और रतनजोत सिंह पे 5 लाख, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 53। लकी सिंह, a resident of Noida and an unregistered person UP working in a private firm, went to Himachal Pradesh for a family vacation via Delhi, Chandigarh, Himachal Pradesh on his own car, ठीक है, रास्ते से जा रहा है, घूमने गया। After entering Chandigarh, his car broke down due to some technical issues. He called on road an emergency roadside car assistant company registered under GST in Delhi. भैया कंपनी को बुलाया, कार खराब हो गई तो ऑन रोड वाले को बुलाया, ठीक है, टू रिपेयर द कार, कार के रिपेयर करने के लिए। ये जो कंपनी है ऑन रोड, ये कहां पर रजिस्टर्ड है, दिल्ली के अंदर, ठीक है। द कार वॉज रिपेयर्ड बाय स्टाफ ऑन रोड। ऑन रोड डज नॉट हैव एनी पॉलिसी टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द एड्रेस ऑफ द पर्सन टेकिंग द कार असिस्टेंस सर्विसेज। द वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है, 50,000 बिंग लेबर चार्जेस और ये सब चीजें हैं। The bill was supposed to be generated online through the services, but due to some technical issues, it was not generated. आपको place of supply बताना है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपेयरिंग सर्विसेज, मतलब सर्विस दी जा रही है, ठीक है, सेक्शन नंबर 12 आपका लग जाएगा। अब इस केस में देखना है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है उस केस में तो अगर आपका पास एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है उस केस में जो सप्लायर है उसका लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। यहाँ पर क्या बोला है कि भैया ऑन रोड का कोई भी पॉलिसी नहीं है टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द एड्रेस, मतलब जो कस्टमर है उनका एड्रेस रिकॉर्ड करना कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है, मतलब रेसिपिएंट का लोकेशन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। उस केस में जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सप्लायर कौन है, ऑन रोड, ये कहां पर रजिस्टर्ड है, दिल्ली के अंदर, सो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 54। लक्स कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्रूट जूस रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। इट परचेसेस प्लास्टिक बॉटल्स and cardboards and send the same for affixing stickers on plastic bottles and manufacturing boxes from cardboards to a registered job worker। मतलब देखो गुड्स भेजे जा रहे हैं जॉब वर्कर को, जॉब वर्कर कौन है, हैमर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। दीज रॉ मटेरियल आर सेंड डायरेक्टली फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सप्लायर टू द प्रीमाइसेस ऑफ जॉब वर्कर। अब देखो जॉब वर्क चैप्टर में हमने देखा था कि आपने जो भी गुड्स भेजा अगर इनपुट है तो 1 ईयर के अंदर अंदर वापस आ जाना चाहिए, कैपिटल गुड्स है तो 3 ईयर के अंदर वापस आ जाना चाहिए, ठीक है। टाइम लिमिट कब से देखेंगे, अगर प्रिंसिपल अपने एजेंट को, अपने प्रिंसिपल अपने जॉब वर्कर को अगर गुड्स भेज रहा है उस केस में जिस दिन गुड्स को सेंड किया प्रिंसिपल ने, मान लीजिए 10 तारीख को प्रिंसिपल ने गुड्स भेजा है और जॉब वर्कर को 15 तारीख को मिला है तो 10 तारीख से आपको 1 ईयर कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन अगर गुड्स डायरेक्टली भेजे जा रहे हैं, सप्लायर डायरेक्टली जॉब वर्कर के यहाँ पर गुड्स भेज रहा है तो उस केस में जिस दिन गुड्स जॉब वर्कर को मिले हैं, रिसीव हुए हैं, वहां से 1 ईयर का टाइम लिमिट देखना है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, डायरेक्टली सप्लायर जो है सेल कर रहा है, मतलब सेंड कर रहा है गुड्स को टू द प्रीमाइसेस ऑफ जॉब वर्कर। उस केस में जिस दिन जॉब वर्कर को रिसीव हुआ है वहां से 1 ईयर आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, ठीक है। सो डेट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, तो हमारे को ये कंसिडर करना है जिस दिन गुड्स रिसीव हुए और डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बैक जिस दिन रिटर्न किए गए, ये दोनों आपको कंपेयर करना है। विद इन 1 ईयर अगर है तो वहां पर जो है सप्लाई नहीं माना जाएगा। 1 ईयर से बाहर है, अगर 1 ईयर के बाद में अगर रिटर्न बैक किया है उस केस में टैक्सेबल हो जाएगा। पहला केस देखो 15/07/2021, ठीक है, जुलाई में भेजा है 15 जुलाई को और वापस रिसीव कब हुआ है 12 जुलाई, तो ये कवर अप हो जाएगा, 1 ईयर के अंदर अंदर हो गया है। दूसरा 27 सितंबर और 13 अक्टूबर 2022, ये क्या हो रहा है, ये भी बाद में है, यहां पर नहीं है। नेक्स्ट 25 दिसंबर और 16 अगस्त है, ठीक है, 2023, ये भी नहीं है, बाद में, 1 ईयर के बाद में है। 25 जनवरी और 23 जनवरी 2023, ये 1 ईयर के अंदर अंदर है। लास्ट के दिया 26 फेब है और 28 फेब है, ये भी 1 ईयर के बाद में हो रहा है, ठीक है। सो 2 केसेस यहाँ पर 1 ईयर के अंदर फॉलो होता है। आपको क्या बताना है, डिटरमाइन द टोटल अमाउंट टू बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में कितना अमाउंट ऐड होगा, ठीक है। सो आपको जब भी आप अगर 1 ईयर के अंदर रिटर्न नहीं कर पाते उस केस में आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड भी होता है और इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना पड़ता है। इंटरेस्ट कितना था, तो 18% की रेट से, ठीक है। जीएसटी के अंदर सारी जितनी भी हमने रेट्स देखे जो डिपार्टमेंट की है वो 18% का ही दिया हुआ है, ठीक है। सो ये 24% वाले को तो काट ही दो, ठीक है। अब आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो देखो ये 2 केसेस यहाँ पर जो है आ जाते हैं। 2 केसेस तो 1 ईयर के अंदर अंदर है और 3 केसेस जो है ये 1 ईयर के बाद में है, तो इन तीनों को ऐड करना है। सो 24,000, 96,000 और 42,000, तीनों को ऐड करो। 24,000 प्लस 96,000 प्लस 42,000 कितना हो गया, 1,62,000। सो 1,62,000 और 18% का इंटरेस्ट, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 55। An appeal to the High Court can be filed under CGST Act in the following cases। कब कब अपील फाइल कर सकते हो, पहला बाय अ पर्सन अग्रीव्ड अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द स्टेट बेंच और एरिया बेंच ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये बात सही है। दूसरा बाय द पर्सन अग्रीव्ड अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द नेशनल बेंच और रीजनल बेंच, भैया नेशनल बेंच के केस में सीधा सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है, ठीक है। सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला सही है। तीसरा फॉर मैटर इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये भी सही है, ठीक है। सो 1 और 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, आई होप आपको अच्छे से यहाँ पर समझ रहे हैं सारे एमसीक्यूज। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56। रीना बनर्जी एंड एसोसिएट इज इंगेज इन रिटेल बिजनेस ऑफ सेलिंग मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन सेल कर रहे हैं, रिटेल बिजनेस है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इट हैज अफेक्टेड सप्लाईज टू द कस्टमर इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इनके जो कस्टमर्स हैं वो उत्तर प्रदेश में भी है, हरियाणा में भी है। इट्स टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 18 लाख, 18 लाख का टोटल टर्नओवर है।
owing to the low profit margin in the business, she has decided to shut down the business in the next financial year. भैया बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो बिजनेस बंद करने के बारे में सोच रहे हैं. The proper officer has collected evidence of the interstate sale of mobile phones. अब देखो इंटरस्टेट सेल कर रहे हो और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो आपका यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर ने क्या किया है, एविडेंस यहाँ पर मिले हैं उसको ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर. नाउ द प्रॉपर ऑफिसर वांट्स टू मेक द असेसमेंट एज टू वेदर as it was liable for registration but did not get itself registered under GST. उसको रजिस्ट्रेशन लेना था क्योंकि आप इंटरस्टेट सप्लाई अगर कर रहे हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. यहाँ पर क्या कर रही, मोबाइल फोन से इंटरस्टेट सप्लाई कर रही लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है. अब प्रॉपर ऑफिसर को असेसमेंट करना है, तो आप उसको बताओ कि कहां पर वो जो है असेस करो by determining which assessment can be done in the case under CGST. कौन सा असेसमेंट यहाँ पर होगा, देखो ये इसको रजिस्ट्रेशन ले लेना था लेकिन नहीं लिया, तो असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर को करना पड़ेगा. ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 57. Furry Limited India has received an order for supply of services amounting to $5 lakh from US based client. ठीक बात है. Furry Limited India is unable to supply the entire services. भैया $5 लाख का ऑर्डर तो मिल गया लेकिन उसको लग रहा है कि भैया मैं जो है अकेला नहीं कर पाऊंगा. उस केस में उसने क्या किया, आस्क नेक इनकॉर्पोरेशन मैक्सिको का, वो इज नॉट एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फरी लिमिटेड, मतलब दोनों एस्टेब्लिशमेंट खुद का नहीं है. उसने उसको बोला जो मैक्सिको में बैठा हुआ है टू सप्लाई अ पार्ट ऑफ सर्विस. भैया 40% जो है आप सर्विस दे दो और 60% जो है वो मैं दे दूंगा. ठीक है, सो 40% टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दे रहा है. अब फरी लिमिटेड ने इनवॉइस रेज किया फॉर $5 लाख. ठीक है, इनवॉइस पूरा रेज कर दिया है, बट द यूएस क्लाइंट पेड $3 लाख टू फरी लिमिटेड एंड $2 लाख डायरेक्टली टू निक इनकॉर्पोरेशन मैक्सिको. 3 लाख जो है इंडिया में पे किया है और 2 लाख जो है वो डायरेक्टली यहां पर मैक्सिको में पे कर दिया है. ठीक बात है, विच इज अप्रूव्ड बाय स्पेशल ऑर्डर ऑफ आरबीआई. फरी लिमिटेड इज आल्सो पेड आईजीएसटी ऑफ 18% ऑन द सर्विसेज इंपोर्टेड फ्रॉम निक इनकॉर्पोरेशन मैक्सिको. आपको क्या बताना है, अज्यूमिंग ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट आर फुलफिल्ड, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस. एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कितना है, देखो यहां पर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कितना कहलाएगा, $5 लाख का. ठीक है, सर्विसेज आप दे रहे हो $5 लाख की. $2 लाख जो है वो तो आपने इनवर्ड सप्लाई है, आपने सर्विसेज लिया है. ठीक है, ये मैक्सिको वाली कंपनी से आपने सर्विसेज लिया है, सो वो इनवर्ड सप्लाई है. आपको क्या बताना है, एक्सपोर्ट कितना किया है, तो $5 लाख ही कहलाएगा. सो आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, $5 लाख विल बी द योर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट. ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 58. शुका मनी ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र परचेज मशीनरी 2 years बैक वर्थ 2 crore एंड डिड नॉट अवेल आईटीसी ऑन द सेड मशीनरी एट द टाइम ऑफ परचेज. आईटीसी नहीं लिया है, मशीनरी खरीदा है 2 crore का. After using the machinery for 2 years, it gave said machinery free of cost in the month of September in the current year to unrelated person in Punjab. देखो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर दिया है तो कंसिडरेशन है ही नहीं, कंसिडरेशन नहीं है तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, टैक्सेबल नहीं होगा. ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ओपन मार्केट दिया हुआ है लेकिन हमारे काम का नहीं है क्योंकि ये तो टैक्सेबल ही नहीं है. चलो नेक्स्ट आ जाता है. इन द मंथ ऑफ सितंबर इट ऑल्सो सप्लाई टैक्सेबल गुड्स वर्थ 50 लाख टू रॉयल ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन द टेरिटोरियल वाटर. टेरिटोरियल वाटर में सप्लाई किया है कितने का, 50 लाख रुपीस का. ठीक है, द सेड टेरिटोरियल वाटर आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 nautical miles फ्रॉम द बेस लाइन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड 7 nautical miles फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ स्टेट ऑफ केरला. देखो टेरिटोरियल वाटर में अगर कोई भी सप्लाई किया उसके इसमें जो भी नियरेस्ट बेस लाइन होगा वहां का प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है, जो कोस्टल स्टेट है नियरेस्ट. ठीक है, यहाँ पर 5 nautical miles में महाराष्ट्र है तो भैया महाराष्ट्र का ये सप्लाई माना जाएगा. ठीक है, so all the amounts are exclusive of GST and rate applicable to CGST यहाँ पर दिया हुआ 18%. You are required to determine the amount of net CGST and SGST and IGST payable in the month of September. कितना पैसा पे करना है, तो देखो 2 crore तो यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाई ही नहीं है तो उसको तो कंसिडर नहीं करेंगे. 50 लाख पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. ठीक है, अब ये जो है सुखामनी ट्रेडर्स ये कहाँ है, महाराष्ट्र का. और कोस्टल स्टेट सबसे नियरेस्ट कौन सा था, महाराष्ट्र, मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगा, दोनों सेम स्टेट में. ठीक है, सो आपको जो है 50 लाख पर 9% CGST 9% SGST कितना होता है, 4,50,000. ठीक है, सो CGST 4,50,000, SGST 4,50,000 और IGST नील हो जाएगा. सो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर. ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 59. Which of the following services do not qualify as online information database access and retrieval services? कौन सी सर्विसेज OIDR सर्विस नहीं है. देखो OIDR सर्विस कौन सी होती है, जो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक मोड में होती है और ऑटोमेटिक होती है. ठीक है, सो PDF डॉक्यूमेंट मैन्युअली ईमेल्ड बाय प्रोवाइडर, मैन्युअली दिया है तो भैया ये OIDR सर्विस नहीं है, ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 60. ड्यूरिंग एक्सेस टू एनी बिजनेस प्रीमाइसेस अंडर सेक्शन 71 विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स कैन बी इंस्पेक्टेड. भैया आप बिजनेस प्रीमाइस पे एक्सेस किया तो कौन सा रिकॉर्ड्स आप चेक कर सकते हो,
ट्रायल बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, ये चारों ही आप यहाँ पर इंस्पेक्ट कर सकते हो। सो 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 61। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन एन इंपोर्टर क्लेम अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी अंडर सेक्शन 22 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी कब मिलता है? जब कोई भी डैमेज हो जाता है या डिटोरिएट हो जाते हैं गुड्स, उस केस में अबेटमेंट मिलता है। ठीक है, पहला क्या दिया है? गुड्स पिल्फर्ड ड्यूरिंग अनलोडिंग, इसमें नहीं मिलेगा। गुड्स डैमेज बाय एक्सीडेंट ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ इंपोर्टर, इंपोर्टर की गलती की वजह से डैमेज हुआ है तो भी नहीं मिलेगा। तीसरा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट while being removed from warehouse after clearance of home consumption, भैया आप जो है क्लियर करवाने के बाद तो कुछ भी हो जाए उन गुड्स का, उससे कोई लेना नहीं है, तो तीसरे केस में भी नहीं मिलेगा। फोर्थ कौन सा है? गुड्स डैमेज बाय एक्सीडेंट नॉट ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ इंपोर्टर आफ्टर अनलोडिंग बिफोर एग्जामिनेशन ऑफ असेसमेंट बाय कस्टम्स अथॉरिटी। सो ये फोर्थ केस में आपको जो है अबेटमेंट का बेनिफिट मिल जाएगा। सो ओनली 4 ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 62। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कौन सा गलत है? ठीक है, स्पेशल एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 25 इज ग्रांटेड बाय इशूइंग नोटिफिकेशन। देखो स्पेशल जो एग्जाम्पशन दिया जाता है वो बाय ऑर्डर दिया जाता है और जनरल एग्जाम्पशन जो है वो बाय नोटिफिकेशन दिया जाता है। सो पहला जो है वो इनकरेक्ट है। दूसरा, जनरल एग्जाम्पशन इज ग्रांटेड बाय इशूइंग ऑर्डर, ये उल्टा लिख दिया है, जनरल एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू होना चाहिए और स्पेशल एग्जाम्पशन जो है वो बाय स्पेशल ऑर्डर होना चाहिए, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, स्पेशल एग्जाम्पशन इज रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश इन ऑफिशियल गेजेट, भैया नहीं, स्पेशल वो तो ऑर्डर के थ्रू दिया जाता है, उसको पब्लिश नहीं करेंगे। ठीक है, वो लिमिटेड लोगों के लिए ही होता है। फोर्थ, जनरल एग्जाम्पशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश, जनरल एग्जाम्पशन तो है उसको आपको पब्लिश करना पड़ता है ऑफिशियल गेजेट में, तो ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। सो चारों ही केस यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएंगे आपके। सो 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63। एबीसी लिमिटेड एक्सपोर्टेड सर्टेन गुड्स लास्ट ईयर, गुड्स को एक्सपोर्ट किया है, द बायर हैज सेंट बैक दोस गुड्स सिंस द सेम वर अंडर वारंटी एंड रिक्वायर रिपेयर। गुड्स को एक्सपोर्ट किया था लेकिन वो वापस से इंडिया में आया है क्योंकि उसको रिपेयरिंग करना था और अंडर वारंटी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए? तो देखो ये केस कौन सा है जहां पर आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो। री एक्सपोर्टेशन के केस में कंडीशंस कौन सी थी? पहला कि भैया जब भी आप इंपोर्ट कर रहे हो तो वो एग्जीक्यूट आपको जो है बॉन्ड यहाँ पर फर्निश करना पड़ेगा। दूसरा, जब भी आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो वो विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर कर देना है और एक्सटेंशन मिल सकता है कितना टाइम का? तो 1 ईयर तक का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। ठीक है, तो 6 मंथ और 1 ईयर इफ टाइम इज एक्सटेंडेड ऑन द डेट ऑफ री इंपोर्टेशन। तो ये दो कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए। तीसरा क्या बोला? इन केस गुड्स आर नॉट रिपेयर्ड न्यू गुड्स आर टू बी सेंट टू एबीसी लिमिटेड विद इन 6 मंथ्स। ऐसा कोई भी कंडीशन हमने नहीं देखा है कि भैया न्यू गुड्स आपको भेजने पड़ेंगे। सो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, 1 and 2। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 64। XYZ Limited send certain goods abroad for repair. XYZ Limited has been advised by their consultant that they will be have to pay custom duty and on only fair cost of repairs. ठीक है, देखो पहला केस जो हमने देखा था वो री एक्सपोर्टेशन का था, दूसरा यहाँ पर री इंपोर्टेशन का है। री इंपोर्टेशन के केस में 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। कौन सा? कि री इंपोर्टेशन जो है 3 इयर्स के अंदर अंदर हो जाना चाहिए और एक्सटेंशन होकर के टोटल कितना हो सकता है? विद इन 5 इयर्स। दूसरा कि आपका जो है एक्सपोर्टेड और री इंपोर्टेड गुड्स सेम होना चाहिए और तीसरा ऑनरशिप जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तीनों ही कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए। सो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन री इंपोर्टेशन का है, पहला वाला री एक्सपोर्टेशन का था। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज आर एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग सोशल वेलफेयर सरचार्ज। अब देखो SWS कब लगता है? बेसिक कस्टम ड्यूटी पे। ठीक है, सेफगार्ड ड्यूटी, कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इटसेल्फ, एंटी डंपिंग, ये तीनों पे चारों पे ही नहीं लगेगा। सो कौन सा हो जाएगा आंसर? आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज हमेशा बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिविलेजेस आर ग्रांटेड टू स्टेटस होल्डर एज पर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब देखो यहाँ पर अपडेट नहीं किया ICAI ने, 2023 वाला FTP यहाँ आ गया है। ठीक है, स्टेटस प्रिविलेजेस कौन सा दिया हुआ है? देखो ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से यहाँ पर कवर अप करना है। ठीक है, कौन कौन से प्रिविलेजेस मिलते हैं? ऑथोराइजेशन एंड कस्टम्स क्लियरेंस फॉर बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में बी ग्रांटेड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन। ठीक है, ये बात सही है। दूसरा, 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस एंड अबव आर परमिटेड टू एस्टेब्लिश एक्सपोर्ट वेयर हाउसेस, ये भी ठीक है। इनपुट आउटपुट नॉर्म्स में बी फिक्स्ड ऑन प्रायोरिटी विद इन 7 डेज। भैया 7 डेज नहीं था, 60 डेज था। सो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। एग्जम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग ऑफ बैंक गारंटी इन स्कीम अंडर FTP, ये भी ठीक है। सो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन 9 ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट शैल नॉट बी लेविड अनलेस इट इज डिटरमाइंड दैट। कब नहीं लगे जाएगा?
नॉट बी लेविड अनलेस इट इज डिटरमाइन दैट सब्सिडी रिलेट्स टू एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक बात है। सब्सिडी रिलेट्स टू यूज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स ओवर इंपोर्टेड गुड्स, इस केस में भी लगाई जा सकती है। तीसरा क्या है, सब्सिडी इज कन्फर्ड ऑन ऑल पर्संस इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिकल्स, भैया ऑल पर्संस के लिए नहीं होता है, ठीक है। सो ये यहाँ पर कंडीशन गलत हो जाएगी। सो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 68, एंटी डंपिंग ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करना है, इतना सिंपल है, लोअर ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग एंड इंजरी मार्जिन, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड, कौन सा सही है। Imposition of countervailing duty and anti-dumping duty on the article to compensate for the same situation of dumping, देखो दोनों में से कोई एक ही ड्यूटी लगती है, ठीक है, या तो कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी लगेगी या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी, तो ये तो इनवैलिड हो गया। नेक्स्ट, इंपोजिशन ऑफ कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी ऑन आर्टिकल फॉर द रीजंस दैट द सेम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम ड्यूटी, भैया एग्जेम्प्ट नहीं होता है, उनको सब्सिडी मिलती है इसलिए लगाया जाता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड, इंपोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन आर्टिकल्स इंपोर्टेड फ्रॉम अ मेंबर कंट्री ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन डिटर्मिनेशन दैट इंपोर्ट ऑफ सच आर्टिकल materially retards the establishment of any industry in India, so ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पर थर्ड पोर्शन जो है, थर्ड पॉइंट जो है वो वैलिड है, सो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ओनली थर्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 70, अंडर द कस्टम्स लॉ इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन इज क्लासिफाइड एज, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहां पर उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन को कहां पर क्लासिफाई करोगे आप। सो 8510 ये बात करता है शेवर्स एंड हेयर क्लिपर्स विद सेल्फ कंटेन्ड एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स, और 8509 बात करता है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डोमेस्टिक अप्लायंसेस विद सेल्फ कंटेन्ड इलेक्ट्रिक मोटर्स। अब देखो ज्यादा स्पेसिफिक कौन सा है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन की बात कर रहे हैं, तो शेवर्स एंड हेयर क्लिपर्स वाला 8510 यहाँ पर मोर स्पेसिफिक है, तो क्लासिफिकेशन 8510 के अंदर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है आपको बताना है, एज पर द जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इंपोर्ट टैरिफ, ठीक है। अ ड्यूरेबल वुडन केस स्पेशली शेप्ड टू कंटेन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, भैया वुडन जो केस बनाया गया है वो किसके लिए बनाया गया है, ताकि उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रख सके, प्रेजेंटेड विद द सेम शेल फॉलो द क्लासिफिकेशन ऑफ सच मटेरियल इंस्ट्रूमेंट, ये बात एकदम सही है, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पैकिंग मटेरियल प्रेजेंटेड विद द गुड्स देयरिन शैल बी क्लासिफाइड विद द गुड्स एज if they are of the kind normally used for packing, भैया normally used for packing नहीं होना चाहिए, specifically होना चाहिए, तो ये incorrect है। तीसरा, the heading which provide most specific description shall be preferred to the heading providing general description, ये बात सही है, अगर specific दिया हुआ है तो आपको specific ही यहाँ पर लेना है, सो थर्ड पॉइंट भी यहाँ पर सही है, सो करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट एंड थर्ड, ये पॉइंट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, the transaction value of imported goods is not accepted for valuation purpose when, ट्रांजैक्शन वैल्यू कब एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, देखो द यूज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स बाय द बायर इज सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन है तो यूज नहीं करेंगे, सही बात है। द बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड, इस केस में तो कर लेंगे। प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, इस केस में भी नहीं करेंगे, सो दो केसेस के अंदर नहीं करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, द रेलेवेंट डेट फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेते हैं हम, जिस दिन आपने जो है बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट किया, ठीक है, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं वही डेट लेना होता है, सो बी ऑप्शन आपका यहां पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट फॉर आइडेंटिकल गुड्स, ठीक है, आइडेंटिकल गुड्स का कौन सा रूल था, रूल नंबर 4, जब हम ट्रांजेक्शन वैल्यू लेते हैं आइडेंटिकल गुड्स का, कौन सा गलत है, तो देखो आइडेंटिकल गुड्स आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट इंक्लूडिंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी, रेपुटेशन एज टू द गुड्स बीइंग वैल्यूड एक्सेप्ट फॉर माइनर डिफरेंसेस, ये बात तो एकदम ही सही है। आइडेंटिकल गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एनी कंट्री, भैया एनी कंट्री नहीं, सेम कंट्री में होना चाहिए, ये बात गलत है। तीसरा, आइडेंटिकल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम पर्सन हु हैज प्रोड्यूस्ड द गुड्स बीइंग वैल्यूड और वेयर नो सच गुड्स आर अवेलेबल, गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट पर्सन, ये बात भी सही है, ठीक है। सो फर्स्ट एंड थर्ड सही है, गलत कौन सा है, थर्ड, सेकंड कंडीशन, हमसे क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, तो सेकंड यहां पर नॉट करेक्ट हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, फॉर वैल्यूएशन पर्पस अंडर कस्टम्स विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड बी कंसीडर्ड टू हैव बीन मेड बिटवीन रिलेटेड पर्सन, कब रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे, देखो पहला क्या बोला है, अ फॉरेन कंपनी ए लिमिटेड हैज अ जॉइंट वेंचर विद इंडियन कंपनी बी लिमिटेड इन द नेम ऑफ एबी लिमिटेड, एंड इंडियन कंपनी ए लिमिटेड होल्ड्स 51% ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ एबी लिमिटेड, द ट्रांजैक्शन बिटवीन ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, ये बिल्कुल भी जो है रिलेटेड पर्सन मान लिए जाएंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, शेयर होल्डिंग कितना है 51%, तो रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। दूसरा, अ फॉरेन कंपनी ए लिमिटेड हैज जॉइंट वेंचर विद इंडियन कंपनी बी लिमिटेड इन द नेम ऑफ एबी लिमिटेड, ये भी यहाँ पर जो है रिलेटेड पर्सन में आ जाएंगे। तीसरा,
ए इनकॉर्पोरेशन कंपनी इन यूएसए होल्डिंग 4% शेयर कैपिटल ऑफ इंपोर्टर कंपनी। 4% नहीं होना चाहिए आपका, मिनिमम कितना, एटलीस्ट 25% से एक्सीड होना चाहिए, ठीक है। 4% तो ये रिलेटेड नहीं है। सो रिलेटेड कौन सा होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। सो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 76। फॉर डिटरमाइनिंग द सीआईएफ प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स सर्टेन एडिशंस हैव टू बी मेड, ठीक है। 10(2) के अंदर हम एडिशंस करते हैं, फ्रेट एंड इंश्योरेंस हम यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। If cost of insurance is not ascertainable from the document submitted before the customs authority, then such amount is determined। अगर इंश्योरेंस जो है ascertainable नहीं है, उस केस में हम क्या लेते हैं, 1.125% ऑफ FOB प्राइस, ठीक है। सो 20% तो फ्रेट का होता है, इसको काट दो, ये भी 20% काट दो, 4 पॉइंट भी कट जाएगा। सेकंड और थर्ड क्या बात करता है, सेकंड बोलता है 1.125% ऑफ FOB वैल्यू ऑन इंपोर्टेड गुड्स, ये बात सही है। दूसरा, वेयर फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू इज नॉट ascertainable but sum of FOB and freight is ascertainable, then 1.125% of such sum ले लेते हैं, ठीक है। अगर FOB वैल्यू नहीं है तो दोनों का सम करके हम 1.125% ले लेंगे। थर्ड कंडीशन भी यहाँ पर करेक्ट है। सो सेकंड एंड थर्ड आपका हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 77। सर्टेन गुड्स वर इंपोर्टेड बाय एयर, एयर के थ्रू यहाँ पर गुड्स मंगाए गए हैं। FOB वैल्यू कितना है, 100, फ्रेट कितना दिया हुआ है, 25। अब देखो एयर के केस में हम कंपेयर करते हैं 20% और 20% ऑफ FOB और एक्चुअल, व्हिचएवर इज लोअर कंसीडर करते हैं। यहां पर कितना फ्रेट पे किया है, एक्चुअल है 25 और 20% कितना होता है, तो 100 के यहाँ पर FOB वैल्यू है, 100 का 20% होता है 20। तो हम क्या लेंगे, व्हिचएवर इज लोअर 20। तो 100 आपका यहाँ पर FOB हो गया, 20 आपका यहाँ पर फ्रेट हो गया, ठीक है। इंश्योरेंस अगर दिया हुआ है 10 रुपीज तो वही ले लेंगे, तो 10 का आपको इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है नेक्स्ट, आपको क्या बताना है, कस्टम्स वैल्यूएशन के हिसाब से वैल्यू बताना है, ठीक है। सो फ्रेट कितना हो गया, फ्रेट 20 होगा और इंश्योरेंस 10 होगा। सो फ्रेट हो गया 20 और इंश्योरेंस हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एयर के केस में हमेशा हम लोग कंपेयर करते हैं 20% ऑफ FOB और एक्चुअल, व्हिचएवर इज लोअर जो होता है वही कंसिडर करते हैं। इंश्योरेंस के केस में अगर एक्चुअल दिया हुआ है तो एक्चुअल ही ले लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। बाइंग कमीशन इज नॉट इंक्लूडेबल, सही बात है, ये तो करेक्ट है। रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाइड बाय CBIC हम लेते हैं, ये भी करेक्ट है। फॉर इंपोर्ट बाय एयर, एयर के थ्रू अगर कर रहे हो तो आप 20% से ज्यादा आपका नहीं हो सकता फ्रेट, ठीक है, ये बात भी सही है। सोशल वेलफेयर सच एज इज लेविड ऑन बेसिक कस्टम ड्यूटी, आई इंटीग्रेटेड टैक्स एंड GST कंपनसेशन, ये गलत हो जाएगा। देखो सोशल वेलफेयर सरचार्ज हमेशा बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगाया जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 79। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिफंड अंडर सेक्शन 27 ऑफ द कस्टम्स इज क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। कंज्यूमर वेलफेयर फंड में कब जाएगा, देखो हमने यहाँ पर एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट देखे थे, उसके अंदर काफी सारे केसेस देखे थे, ठीक है। इफ द इंपोर्टर प्रूव्स दैट देयर इज नो अनजस्ट इनरिचमेंट, उस केस में एप्लीकेंट को ही दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं है। दूसरा, वेयर गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर नॉन पर्सनल यूज of an individual and he could not prove that there is no unjust enrichment, इस केस में पैसा जो है कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाला जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर ड्यूटी ड्रॉबैक है तो उस केस में भी यहाँ पर दिया जाता है एप्लीकेंट को, और अगर अमाउंट रिलेट करता है ड्यूटी पेड इन एक्सिस, उस केस में भी एप्लीकेंट को पे किया जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 80। Which of the following statement is false, कौन सा गलत है, ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटी इज imposed when article is exported from a country to India at more than its normal value, more than नहीं भैया, less than होना चाहिए, ठीक है। सो ये false है। दूसरे पॉइंट्स आप खुद रीड कर लेना, ठीक है। पहला पॉइंट में आपको पता चल गया कौन सा फॉल्स था, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 80 MCQs हमने यहाँ पर कवर कर दिए, ये आंसर की आप देख सकते हो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर देना और ये PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।